हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है तले टाइम्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी रीबर्थ ऑफ डेविल्स डेंजरस वाइफ एपिसोड 5। वही तभी तक्ष की बात सुनकर तो चाहत को भी हंसी आ रही थी ग्रिन, लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए ही तक्ष को देखते हुए ही उसके चेहरे पर हाथ रखकर प्यार से बोली, अंडस को तो मेरे बेटे मेरी बात सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बेवकूफ़ कैसे बन गए? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो समझदार हो। इतना सुनते ही तक्ष अपना मुंह पर उंगली रखकर कुछ सोचते हुए ही बोला, अंडस को लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बेवकूफ़ बन गया हूँ, क्योंकि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ही भूल गया। इसलिए अब मुझे लगता है मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को रुद्र के पास छोड़कर अकेला आया हूँ, और रुद्र मेरी गर्लफ्रेंड को अच्छे से रखेगा या नहीं? मुझे ना ऐसा करना चाहिए था कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कियारा को ही मेरे साथ ही लाना चाहिए था। इतना सुनते ही चाहत अपना सिर पीट लेती है और बोली, अंडस को ये लड़का सच में पागल है और मुझे भी पागल कर देगा। चाहत तक्ष के चेहरे पर हाथ रखते हुए ही बोली, अंडस को तक्ष बेटा बात सुनो, तुम्हारी कियारा जहाँ पर भी है वो बिल्कुल ठीक है और रुद्र है ना उसकी देखभाल करने के लिए, तो तुम चिंता ना करो और डोंट वरी। तभी तक्ष बोला, अंडस को वही तो वो रुद्र के पास है, इसलिए मुझे चिंता हो रही है, वो मेरी कियारा का ख्याल रखेगा या नहीं, यही सोच रहा हूँ। वही तभी चाहत बोली, अंडस को अरे मेरे बच्चे, वो तुम्हारी कियारा का अच्छे से ध्यान रखेगा, और अभी बस अब 2 दिन की ही बात है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वापस आने वाली है, तो बस 2 दिन कैसे भी करके निकालो। तक्ष बोला, अंडस को हाँ हाँ, अब आप भी सही कह रहे हो, आखिर मैं कियारा को भूलकर जो आया हूँ। तक्ष इतना बोलकर वो चाहत के गले लग जाता है। वही चाहत भी उसे अपने गले से लगा लेती है और चाहत अपने मन में बोली, अंडस को पता नहीं ये तीनों बड़े होकर क्या ही करेंगे। अभी से ही इन तीनों में कंपटीशन हो रहा है कि कियारा मेरी है, कियारा मेरी है। पता नहीं रुद्र और तक्ष इन दोनों को क्या होगा बड़े होकर। इतना सोचते हुए ही वो अपना सिर हिला देती है। वहीं दूसरी तरफ मृत्युंजय के पैरों में वो चारों शख्स गिरे हुए थे और वो अपनी जान की भीख मांग रहे थे। तभी मृत्युंजय उन चारों को अपने से दूर करता है और बोला, अंडस को दूर रहो मुझसे, ऐसे पैरों में पड़ने की जरूरत नहीं है। तब तुम कहाँ पर गए थे जब तुम मुझसे पैसे मांग रहे थे और हम पर हथियार तानकर खड़े थे? इतना सुनते ही वो चारों शख्स गिड़गिड़ाने लगते हैं। वो बोले, हमें माफ कर दीजिए साहब, आज से कभी ऐसा नहीं होगा। तभी मृत्युंजय खड़ा होता है और फिर वो सामने खड़े अपने गार्डों को देखते हुए ही बोला, अंडस को इन चारों की अच्छी से खातिरदारी कीजिए और इसके बाद ही छोड़ दिया जाए, और फिर वो वहां से आगे बढ़कर बाहर निकल जाता है। वही मृत्युंजय ने कहा वैसे ही सारे बॉडीगार्ड उन चारों को अंदर लेकर जाते हैं और जैसे ही मृत्युंजय ने कहा था वैसे ही उन लोगों के साथ उन लोगों को पीटने लगते हैं। वही मृत्युंजय बाहर निकलकर कार में बैठता है, उसके पीछे ही कुछ गार्ड उसके साथ ही दूसरे कार में आ जाते हैं। कुछ वक्त बाद मृत्युंजय अपनी कार लेकर वहां से मुड़ता है और फिर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। वही आन्या मृत्युंजय के पास रहना चाहती थी, इसलिए वो ऑफिस में काम का बहाना करके वो ऑफिस आज गई थी। अभी सारे वर्कर्स काम कर रहे थे और आन्या अपना पर्स लेकर सामने से ऑफिस में आ रही थी। तभी उसकी नज़र सामने जाती है जहां पर सामने से मृत्युंजय और आदि दोनों ही साथ में चलकर आ रहे थे, कुछ बातें करते हुए ही। वही आदित्य और मृत्युंजय एक मीटिंग के सिलसिले में कुछ बातें करते हुए ही आ रहे थे। वही ये देखकर मौके का फायदा उठाते हुए ही आन्या अपने मन में कुछ सोचा और वो अपने मन में बोली, अंडस को यस में गिरने का नाटक करूंगी और मुझे सबके सामने मृत्युंजय अपनी बाहों में संभाल लेगा और फिर हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाएंगे और फिर पूरा स्टाफ देखेगा, तो फिर सबको पता चल जाएगा कि मैं मृत्युंजय के लिए मैं कितनी खास हूँ। इतना सोचते हुए ही आन्या अपने मन में एक स्माइल करती है और फिर वो बेहद एटीट्यूड के साथ चलकर सामने से आने लगती है और वो अभी चलकर आ ही रही थी कि तभी वो मृत्युंजय और आदि के पास पहुंचती है और वो गिरने का नाटक करने के लिए अपना पैर मुड़ने का नाटक करने ही वाली थी कि लेकिन तभी सच में उसकी हिल्स मुड़ जाती हैं और वो गिरने लगती है, लेकिन वो गिरती से पहले ही कोई उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। वही आन्या भी अपनी बंद आंखें किए ही सामने वाले शख्स के गले में अपनी बाहें डाल देती है और उसे कसके पकड़ लेती है और उसकी आंखें बंद थी, जिस वजह से वो देख नहीं पाएगी किसने उसे संभाला है। वही आन्या को संभालने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि आदित्य ही था। आदि ने आन्या को संभाल रखा था और वो उसकी बाहों में थी और अब आदि और आन्या दोनों ही एक दूसरे के करीब थे। और वही मृत्युंजय तो आदि के पास में ही साइड में ही खड़ा था
और वो आन्या और आदि को ही देख रहा था। वही आदि आन्या को देखते हुए धीरे से बोला, अंडरस्को आर यू ओके? वही इतना सुनते ही यह आन्या जल्दी से अपनी आंखें खोलती है और सामने आदि को देखकर वह चौंक जाती है। फिर वो एक पल के लिए शोक सी रह जाती है। फिर वो जल्दी से बोली, अंडरस्को आई एम फाइन एंड थैंक यू। इतना बोलकर वो खड़ी होने लगती है। वही आदि भी उसे कमर से पकड़कर ठीक से खड़ा करता है। वही सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। वहीं आन्या को थोड़ा एम्बैरेसमेंट होने से लगता है और वो जल्दी से ठीक से खड़ी होती है और थैंक यू बोलकर मृत्युंजय को देखते हुए ही बोली, अंडरस्को मुझे तुमसे कुछ काम था, मैं तुम्हारी केबिन में थोड़ी देर बाद आऊंगी। इतना बोलकर वो अपना मुंह बिगाड़ते हुए ही जल्दी से वहां से चली जाती है। वही आदि और मृत्युंजय भी फिर वहां से सब लोगों को देखते हुए चले जाते हैं। वही मृत्युंजय अपनी केबिन में बेटा फाइल पढ़ रहा था कि तभी उसके केबिन का कोई डोर नॉक करता है। तो मृत्युंजय बोला, अंडरस्को कमिंग। तभी दरवाजा खोलकर उसका सेक्रेटरी अंदर आता है और बोला, अंडरस्को वो आपसे आज बहुत जरूरी मीटिंग होने वाली है और वो सिर्फ आपके साथ ही फिक्स हुई है। वो मीटिंग अलीना रॉय के साथ फिक्स की हुई है मीटिंग। क्या आप आज अटेंड करेंगे ना? वही इतना सुनते ही मृत्युंजय अपने सेक्रेटरी को देखते हुए बोला, अंडरस्को हाँ जरूर करूंगा, आखिर अलीना रॉय जो आ रही है और उसे कैसे मैं मना कर सकता हूँ। और तभी सेक्रेटरी बोला, अंडरस्को हाँ, और वैसे भी उसने आपके साथ ही यह मीटिंग फिक्स की है तो आप ही अटेंड करें और उसे संभालें। मृत्युंजय बोला, अंडरस्को मैं उसके साथ मीटिंग कर लूंगा। वही उसका सेक्रेटरी बोला, अंडरस्को बस अब 1 घंटे में ही होने वाली है, मैं आपको बुलाता हूँ। इतना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। मृत्युंजय फिर से फाइल पढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चाहत अपने कमरे में कमरा ठीक कर रही थी और सारी चीज वस्तुएं अपनी अपनी जगह पर रख रही थी। तभी तक्ष जो बेड पर बैठा हुआ था वो चाहत को देखते हुए ही बोला, अंडरस्को मॉम वो हमें कह रहा था कि मुझे ना अपनी गर्लफ्रेंड कियारा से बात करनी है, तो मैं क्या उसे कॉल करूं? वही तभी इतना सुनते ही चाहत बोली, अंडरस्को लेकिन तुम कॉल करोगे कैसे? तुम्हारे पास तुम्हारी कियारा का नंबर है। इतना सुनते ही तक्ष अपने सर पर हाथ रखते हुए ही बोला, अंडरस्को अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, मेरी गर्लफ्रेंड के पास तो फोन ही नहीं है, मैं उसे कैसे कॉल करूंगा कैसे? फिर वो कुछ सोचते हुए ही बोला, अंडरस्को क्या मैं अपने टीचर को कॉल करूं और मैं बात करूं कियारा से? तभी चाहत बोली, अंडरस्को तक्ष क्यों तंग करना चाहते हो, अभी उसकी स्कूल ट्रिप है तो उसे एंजॉय करने दो ना। सिर्फ 2 दिन बाद तो वो वापस आने ही वाली है, तब जी भर के उससे बात कर लेना और जो भी काम हो बता देना उसे। वही इतना सुनते ही तक्ष बोला, अंडरस्को हाँ मैं अब यही करता हूँ, मेरा मन तो नहीं लग रहा उसके बिना, लेकिन फिर भी मैं अपने मन को मना लूंगा और 2 दिन वेट कर लूंगा उसका। इतना बोलते हुए वो अपना चेहरा क्यूट सा बना लेता है, स्माइल। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस के अंदर सिंघानिया इंडस्ट्रीज के अंदर ऑफिस में आन्या इधर से उधर घूम रही थी और वह अपने मन में बोली, अंडरस्को कोई ना कोई मेरे और मृत्युंजय के बीच आ ही जाता है, पता नहीं सब लोगों को हमसे ही कौन सी दुश्मनी है जो सब लोग हमसे निभा रहे हैं। इस बार यह आदित्य बीच में आ गया और मुझे अपनी बाहों में पड़कर कैसे वो मुझे शिद्दत भरी ही नजरों से देख रहा था। अरे वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा था, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। और क्या मेरी नज़रों में सबको मृत्युंजय के लिए तड़प जो है वो नहीं दिखती है क्या? मैं जो मृत्युंजय के लिए तड़पती रहती हूँ वो सबको नहीं दिखता है क्या? जो हर बार कोई ना कोई हम दोनों को अलग ही करने आ जाते हैं। मैं हर बार मृत्युंजय के करीब जाने की कोशिश करती हूँ लेकिन है कोई न कोई तो आकर हम दोनों को अलग कर ही देते हैं। इतना बोलकर वो अपना पैर पटकते हुए ही इधर से उधर घूमने लगती है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच रहा था। वही तभी इस ऑफिस के अंदर किसी और की भी एंट्री होती है और वो कोई और नहीं बल्कि अलीना रॉय ही थी। अलीना रॉय चूंकि एक गैंगस्टर लेडी थी और वो एक बिजनेस वूमेन भी थे और उसकी उम्र करीब मृत्युंजय की जितनी ही होगी। एलिना रॉय मृत्युंजय के साथ डील फिक्स करने के लिए स्पेशली उसे आई थी। वैसे तो किसी के कहने पर भी कहीं पर भी जाती नहीं है, लेकिन फिर भी वो मृत्युंजय के साथ उसे डील फिक्स करनी थी, इसलिए वो उसके ऑफिस आई थी। उसने मृत्युंजय को आज तक देखा ही नहीं था, इसलिए वो उसने उसके बारे में सुना बहुत था, इसलिए वो उसके साथ डील फिक्स करने के लिए आई थी। अलीना रॉय के पास उसकी पर्सनल सेक्रेटरी माया चल रही थी और उसके पीछे ही उसके 5 बॉडीगार्ड भी चल रहे थे। वही सब लोग एलिना को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि सब लोगों ने अलीना राय को तो बहुत बार देखा था और उसके कान के बारे में भी सुना था,
क्योंकि अलीना रॉय बहुत ही गुस्से वाली थी और वैसे भी वो गैंगस्टर थी तो उसके बारे में सबको सब कुछ पता ही था। वही अलीना अभी ऑफिस में आई थी कि तभी उसके पास मृत्युंजय का सेक्रेटरी आता है और वो उन सबको ले जाकर मीटिंग रूम में बैठा देता है और बोला अंडरस्को बस मैडम 2 मिनट यहाँ पर बैठिए, मैं सर को बुलाता हूँ। इतना बोलकर वो जल्दी से मृत्युंजय के ऑफिस में आता है। मृत्युंजय को देखते हुए ही बोला अंडरस्को अलीना रॉय आ चुकी है, तो आप मीटिंग स्टार्ट करें उनके साथ, चलिए। इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला अंडरस्को ठीक है चलो चलते हैं, कुछ नाश्ता पानी काफी का भी इंतजाम कर देना। सेक्रेटरी बोला अंडरस्को हाँ मैं सब इंतजाम कर दूंगा, आप चलिए पहले। फिर मृत्युंजय खड़ा होकर अपना कोट ठीक करता है और फिर वो चलकर मीटिंग रूम के दरवाजे के पास आता है और मीटिंग रूम का दरवाजा खोलता है। वही मृत्युंजय के दरवाजा खोलते ही अलीना रॉय की नज़रें डायरेक्ट जाकर मृत्युंजय के चेहरे पर टिकती हैं और जब अलीना पहली बार मृत्युंजय को देखती है तो उसकी नज़रें मृत्युंजय के चेहरे पर टिक सी जाती हैं। वो बस मृत्युंजय को एक तक देखते ही रह जाती हैं, विंकिंग फेस विंकिंग फेस। वही अलीना मृत्युंजय को देखते ही रह जाती है, उसकी नज़र एक पल के लिए ठहर सी जाती है और वो एक तक मृत्युंजय को देखने लगती है। वही मृत्युंजय मीटिंग रूम में आ जाता है, फिर वो आगे बढ़कर एलिना के सामने जाकर हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला अंडरस्को हेलो कैसे हो आप, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना यहाँ पहुँचने में। वही इतना सुनते ही अलीना अपने होश में आती है और वो अपना हाथ बढ़ाकर मृत्युंजय के हाथों में देती है और जब वो पहली बार मृत्युंजय को इसे टच करती है तो उसकी धड़कनें 2 पल के लिए बढ़ सी जाती हैं, उसका दिल शोर करने लगता है। लेकिन एलिना खुद को संभालती है और बोली अंडरस्को नहीं हुई, बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गए हम, लेकिन अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। अब जो साथ में काम करना है तो ऐसे आना जाना तो लगा ही रहेगा, तो ऐसे कोई दिक्कत बात नहीं होगी, ना हमें दिक्कत होगी ना आपको दिक्कत होगी। वही मृत्युंजय सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है और वो मुस्कुराते अलीना को देखते हुए बोला अंडरस्को हाँ हाँ सच कहा आपने, अब तो साथ में ही काम करेंगे तो अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। वही अलीना की नज़र अभी भी मृत्युंजय चेहरे पे ही टिकी हुई थी और उसकी धड़कनें बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी और अपने धड़कनों को भी संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी नज़रें मृत्युंजय के चेहरे से दूर ही एनेचाई हो रही थी। मृत्युंजय अलीना को देखते हुए एक फाइल उसके सामने करता है और बोला इस फाइल में सारी डिटेल है हम दोनों का, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी, और अब प्रोजेक्ट देखते हैं। तभी मृत्युंजय का सेक्रेटरी आगे आते हुए ही प्रोजेक्ट पर सारी डिटेल्स ओपन करते हुए ही उसे समझाते हुए ही बोला अंडरस्को ये देखिए ये प्रोजेक्ट बनाया है हमने, अगर आपको पसंद आ जाए तो बात बन जाएगी। और सब लोग प्रोजेक्ट चल रही सारी डिटेल और सब कुछ देखने लगते हैं और करीब ऐसे ही 1 घंटा भी जाता है और उनकी मीटिंग ऐसे ही चलती रहती है। 1 घंटे की मीटिंग खत्म होती है और तभी एलिना मुस्कुराते हुए ही बोली अंडरस्को मुझे ये प्रोजेक्ट ये डील पसंद है, तो हम इस प्रोजेक्ट पर साथ में काम करेंगे और आगे भी अगर पॉसिबल हुआ तो साथ में और भी काम करेंगे। इतना बोलते हुए वो उस फाइल में जो डॉक्यूमेंट थे उसमें साइन कर देती हैं और फिर बोली अंडरस्को ठीक है अब हम चलते हैं, हमें दूसरी मीटिंग में भी जाना है। इतना सुनते ही मृत्युंजय खड़ा हो जाता है और वो बोला अंडरस्को जी जी जरूर, इतना बोलकर वह भी आगे आ जाता है और एलिना भी मृत्युंजय हाथ मिलाकर बाय बोलकर हल्की स्माइल के साथ ही आगे बढ़ती है। लेकिन तभी वह अभी मृत्युंजय के पास से गुजरने ही वाली थी कि तभी उसकी हील मुड़ जाती है और वो लड़खड़ा सा जाती है, लेकिन तभी उसे मृत्युंजय कंधों से पकड़ लेता है और उसे संभाल लेता है। वही अलीना एक तक मृत्युंजय को देखने लगती है और वह उसके हाथ को पकड़े हुए ही ठीक से खड़ी होती है और बोली अंडरस्को थैंक यू सो मच मिस्टर सिंघानिया। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय एलिना को देखते हुए बोला अंडरस्को आप थे क्या मिस रॉय। वही एलिना मृत्युंजय को देखते हुए ही अपना सिर हिला देती है और फिर वो अपने सेक्रेटरी माया के साथ ही बाहर निकल जाती है। वही मृत्युंजय भी उसे ऑफिस के बाहर तक छोड़ता है और फिर एलिना वहां से चली जाती है। वही उसके जाते ही मृत्युंजय और उसका सेक्रेटरी समीर वापस ऑफिस में आ जाते हैं। समीर मृत्युंजय के पास आता है और वो मृत्युंजय को देखते हुए ही बोला अंडरस्को सर आपको नहीं लगता कि यह लीना कुछ अजीब ही लग रही थी, ये कुछ अजीब भी कर रही थी। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला अंडरस्को क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तभी समीर बोला अंडरस्को क्योंकि मुझे अलीना की नज़रें कुछ ठीक नहीं लग रही थी आप पर,
वो आपको कैसे घुरधर कर देख रही थी, और वह आपको देखी जा रही थी। उसकी नजरें ही आप पर टिकी हुई थी, इसलिए मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला अंडस्को अरे ऐसी कोई बात नहीं है, चलो अब चलते हैं। इतना बोलकर वो दोनों ही फिर से आ जाते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर पर चाहत के रूम में चाहत अभी भी कुछ काम कर रही थी और तक्ष अपने फोन लिए हुए अब अपने मम्मी को देखते हुए ही बोला अंडस्को मम्मा अब ना मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं कियारा को कॉल करता हूँ, मुझे ना उससे बातें करनी है, मुझे उसे देखना है, मैं उसे कॉल करके ही रहूंगा। इतना बोलते हुए ही वो अपने टीचर को कॉल करता है। वही चाहत ये देखकर अपना सर पिट लेती है और बोली अंडस्को इस लड़के का ना कुछ नहीं हो सकता। वही तक्ष अपने टीचर से बात करते हुए बोला अंडस्को मुझे कियारा से बातें करनी है, आप फोन दीजिए उसे। वही उसका टीचर ये सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन फिर वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो मृत्युंजय को जानता था और उसे पता था कि मृत्युंजय के पास कौन सी ताकत है और वह क्या है। इसीलिए वो बोला अंडस्को ठीक है मैं देता हूँ तक्ष, रुकिए। इतना बोलकर वो कियारा को फोन देता है। वही कियारा वीडियो कॉल देखकर सामने तक्ष को देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो बड़ी सी स्माइल करते हुए ही बोली अंडस्को तक्ष कैसे हो, क्या कर रहे हो। और फिर हल्की मायूसी से बोली अंडस्को तुम यहाँ से क्यों चले गई हो और मुझे मिलने भी नहीं आए और मुझे छोड़कर चले गए, एक बार बताया भी नहीं कि तुम जा रहे हो अपनी माँ पापा के साथ घर पर। वही इतना सुनते ही तक्ष अपना मुंह बिगाड़ते हुए ही बोला अंडस्को वही तो मैं भूल गया, तुम्हें ही बताना ही भूल गया, मुझे तुम्हें वहां पर अकेला छोड़कर ही नहीं आना चाहिए था। तुम वहां पर अकेले कैसे रहती हो और कैसा लग रहा है तुम्हें, और रुद्र तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा है ना, और उससे दूर रहना। वही इतना सुनते ही कियारा अपना मुंह बिगाड़ते हुए ही बोली अंडस्को अब तुम तो मुझे छोड़कर वहां पर अकेले चले गए और रुद्र से भी दूर हो जाओ मैं। वही इतना सुनते ही तक्ष घूरते हुए ही कियारा को फोन में ही देखते हुए ही बोला अंडस्को हाँ क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, यू आर ओनली माइन, ओके के। ये हमारा लिटिल डेविल भी ना कभी कभी बड़े लोगों के जैसे बात करता है। वही इतना सुनते ही कियारा बोली अंडस्को हाँ तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए हूँ ना, अपने मम्मा पापा के साथ बताया भी नहीं एक बार। वही इतना सुनते ही तक्ष बोला अंडस्को अरे अब तुम उदास मत हो और अब तुम भी 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगी। वही इतना सुनते ही कियारा के चेहरे पर एक चमक आ जाती है और वो बोली अंडस्को तब तो बहुत जल्द घर पर मिलेंगे हम दोनों और मैं तुमसे मिलने आऊंगी। इतना सुनते ही तक्ष बोला अंडस्को आ जाना, लेकिन अभी स्कूल ट्रिप एंजॉय करो और अपना ख्याल रखना और रुद्र से दूर रहना, ओके के। इतना सुनते ही कियारा बोली अंडस्को हाँ अब मैं फोन रखती हूँ, सर को फोन देना है। इतना बोलकर वो फोन रख देती है और तक्ष भी फोन को देखते हुए एक स्माइल करता है। वही ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम को सब लोग अपने अपने कामों से घर आ जाते हैं। वही मृत्युंजय भी अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है तो सामने आईने के सामने चाहत खड़ी अपने बालों को कंघी कर रही थी। ये देखकर मृत्युंजय धीरे से कमरे में आता है और धीरे धीरे आगे बढ़कर वह जाकर एकदम से ही चाहत को पीछे से ही अपनी बाहों में भर लेता है और इस हरकत से चाहत की हल्की सी चीख निकल जाती है और वो शौक हो जाती है और वह चौंक कर सामने आईने में देखती है तो मृत्युंजय को देखकर वह एक रात की सांस लेती है और वह उसे देखते हुए ही बोली अंडस्को पागल इंसान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वही मृत्युंजय उसके कंधे पर चेहरा रखते हुए ही उसके कंधों को किस करते हुए बोला अंडस्को पर अपने पतियों से कैसा डरना वाइफी। इतना बोलते हुए वह उसे कंधे को चूमने लगता है। वही एहसास से चाहत की आंखें बंद हो जाती हैं और वो बोली अंडस्को तुम आते ही शुरू हो गए, पहले जाकर फ्रेश तो हो जाओ। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय उसे कसके अपनी बाहों में भरते हुए ही बोला अंडस्को तो क्या करूं, तुमसे इतने घंटे तक दूर रहा हूं और इतना ज्यादा मैं ऑफिस में काम किया है तो अभी मेरा ना थकान से बुरा हाल हो रहा है, तो मुझे ऐसे तुम दूर मत करो, तुम्हारे पास रहने दो ताकि मेरी सारी थकान कम हो जाए। इतना बोलते हुए ही मृत्युंजय चाहत के गले पर आ जाता है और उसके गले को चूमने लगता है। वही तभी उसके कमरे का दरवाजा नोक करते हुए ही बाहर से तक्ष की आवाज आई अंडस्को मम्मा। इतना सुनते ही मृत्युंजय कसके अपनी आंखें बंद कर लेता है और वह धीरे धीरे चाहत से दूर होता है। वही चाहत मृत्युंजय को देखते हुए ही बोली वो बाहर तक्ष बुला रहा है, उसे कुछ काम होगा।
इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला अंडरस्को उसे कुछ काम नहीं होगा, बस वो मेरा दुश्मन है, मेरा रोमांस का दुश्मन है। उसे और कुछ आता ही नहीं है, बस यहाँ वहाँ भटक कर यहाँ पर आ जाना है मेरे रोमांस की बैंड बजाने के लिए। वही इतना सुनते ही चाहत के चेहरे पर हंसी आ जाती है और बोली अंडरस्को अब तो दरवाजा जाओ। वही महामृत्युंजय भी आगे बढ़कर दरवाजा खोल देता है तो सामने तक्ष अपने हाथ बंद कर खड़ा था। जब वो मृत्युंजय को देखता है तो वह अपनी आंखें तिरछी करते हुए उसे देखते हुए उसे घूरने लगता है। तक्ष बोला अंडरस्को वैसे आप क्या कर रहे थे कमरा कमरा बंद करके? इतना सुनते ही मृत्युंजय अपनी नज़र इधर उधर हुए बोला अंडरस्को कुछ नहीं बेटा, तुम बताओ ना तुम यहाँ पर क्यों आए हो अभी? वही इतना सुनते ही तक्ष अपनी भौहें चढ़ाते हुए ही मृत्युंजय को देखते हुए बोला अंडरस्को क्यों मैं नहीं आ सकता यहाँ पर? क्या आप यहाँ पर आ सकते हैं, मैं नहीं आ सकता? इतना सुनते ही चाहत आ जाती है और वो बोली अंडरस्को अरे नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, चलो अंदर आओ और बताओ क्या बात है। तभी तक्ष मृत्युंजय और चाहत को देखते हुए ही बोला अंडरस्को वो मुझे डिनर करने के लिए बाहर जाना है, आप दोनों के साथ हम तीनों ही बाहर जाएंगे डिनर करने। इतना सुनते ही चाहत तक्ष के पास आकर बोली अंडरस्को लेकिन बेटा इतनी जल्दी ऐसे कैसे हम बाहर जाएंगे? तभी मृत्युंजय चाहता को देखते हुए ही बोला अंडरस्को अगर तक्ष का मन है बाहर जाने का तो हम बाहर जाकर ही डिनर करेंगे, कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं है, हम बाहर जाएंगे आज खाना खाने के लिए, वैसे भी हमने बहुत वक्त से साथ में टाइम नहीं बिताया, तो आज हम तीनों ही आज बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए। इतना सुनते ही चाहत मुस्कुराते हुए मृत्युंजय को देखने लगती है। वही तक्ष मृत्युंजय को देखते हुए बोला अंडरस्को थैंक यू सो मच पापा। तो मृत्युंजय बोला अंडरस्को हाँ हाँ अब बस भी करो। तभी तक्ष बोला अंडरस्को अब यहाँ पर खड़े मत रहिए और जाकर फ्रेश हो जाए, फिर हम चलते हैं डिनर करने। वही मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए ही अपना मुंह बिगाड़ते हुए अपने मन में बोलते हुए ही वॉशरूम की तरफ चलने लगता है और वो अपने मन में बोला अंडरस्को हाँ ठीक से रोमांस तो करने दिया नहीं, मेरा रोमांस का दुश्मन कहीं का HHHHH। इतना बोलते हुए ही वो वॉशरूम में चला जाता है। वही वो कुछ ही देर में मृत्युंजय फ्रेश होकर बाहर निकलता है। वो बाहर निकलकर तैयार होने लगता है। वही चाहत भी तैयार हो चुकी थी और तक्ष भी, वो दोनों इसी कमरे में थे जो ऑलरेडी तैयार थे। तक्ष बेड पर बेटा अपने फोन में कुछ कर रहा था। तभी मृत्युंजय तक्ष को देखते हुए बोला अंडरस्को तुम्हारी दोस्त की ट्रिप वापस आ गई क्या? तो तक्ष मृत्युंजय को देखने लगता है और वो बोला अंडरस्को नहीं अभी तक तो नहीं आई, क्यों आपको क्या काम है? तो मृत्युंजय बोला अंडरस्को अरे बस इसे ही चल रहा था, अगर वो आ गई होती तो उसे भी साथ में डिनर पे ले जाते। इतना बोलकर वो आईने में तैयार होने लगता है। कुछ ही देर में वो तीनों ही अब परफेक्ट तैयार हो चुके थे। वही मृत्युंजय बोला अंडरस्को चलो अब चलते हैं। इतना सुनते हैं चाहत और तक्ष दोनों भी उसके साथ ही आगे बढ़ जाते हैं। वहीं अब वो तीनों ही सीढ़ियों से एक साथ नीचे आ रहे थे। मृत्युंजय और तक्ष और चाहत तीनों ही एक साथ ही आ रहे थे। तक्ष उन दोनों के बीच में चल रहा था। वो तीनों ही परफेक्ट लग रहे थे। वही सब लोगों जब सामने देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। वही आन्या जब उन तीनों को ऐसे देखती है तो वह अपने मुठिया कश लेती है और बोली अंडरस्को ये तीनों आज कहाँ पर चले और यह इतना परफेक्ट क्यों लग रहे हैं, तैयार होकर कहाँ पर जा रहे हैं? तभी वह तीनों ही नीचे आ जाते हैं। मृत्युंजय नीचे सबको देखते हुए बोला अंडरस्को वो हम बाहर डिनर करने के लिए जा रहे हैं। शालिनी जी एक मुस्कान से साथ बोली अंडरस्को हाँ हाँ जरूर जाओ, तुम तीनों जा सकते हो। वही चाहत पर मुस्कुराते हुए ही आगे बढ़ जाती है और उसकी नज़र आन्या पर पड़ जाती है तो चाहत आन्या को चिढ़ाने वाले स्माइल पास करती है और वो चिपक कर मृत्युंजय से चलने लगती है। ये देखकर तो आन्या का खून खोलने लगता है, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी बेचारी। वही मृत्युंजय, चाहत और तक्ष तीनों ही कार में बैठते हैं और कार चल पड़ती है। उनके कार के पीछे और कार थी जो बॉडीगार्ड की थी। मृत्युंजय ने तो उनको सख्त मना किया था लेकिन उनके बॉडीगार्ड फिर भी उसके पीछे ही रहते थे। ऐसे ही करीब 1.5 घंटे बाद उनकी कार आकर एक बड़े से होटल की बाहर रुकती है। वो तीनों ही बाहर निकलकर उसे होटल की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी होटल का मैनेजर भागते हुए आ जाता है और उनका स्वागत करता है। वही सब लोग मृत्युंजय और चाहत, तक्ष को ही देखने लगते हैं। आखिर होटल का मैनेजर ऐसे उसका स्वागत कर रहा था तो कोई खास ही होगा, इसीलिए वो सब लोग ही उनको ही देख रहे थे।
वैसे भी वो तीनों ही अट्रैक्शन का एक जरिया बन चुके थे। वो तीनों ही चमक रहे थे और उन तीनों को ही सब लोग देख रहे थे। वही तभी मैनेजर उन तीनों को एक टेबल पर ले जाकर बैठता है। वही मृत्युंजय, तक्ष और चाहत तीनों ही जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं और चाहत और तक्ष दोनों ही पास वाली चेयर पर बैठे हुए थे और सामने वाली चेयर पर मृत्युंजय बैठा हुआ था। वो तीनों ही बैठे हुए थे कि तभी उनके पास वाले टेबल पर 3 लड़कियां आकर बैठती हैं और वह तीनों ही हंसी मजाक कर रही थी। वही तभी चाहत का ध्यान उन लड़कियों पर जाता है, तो लेकिन वो कुछ खास ध्यान नहीं देती। लेकिन हमारे तक्ष का ध्यान उन तीनों लड़कियों पर ही टिका हुआ था। वही वह तीनों ही लड़कियां कुछ इधर उधर की बातें करते हुए ही हंसी मजाक कर रही थी। वही तभी उन तीनों में से एक लड़की की नज़र जब मृत्युंजय पर पड़ती है तो वो लड़की मृत्युंजय को देखने लगती है और वो बड़ी बड़ी आंखें करके मृत्युंजय को देखते हुए ही बोली, अंडस को देखो, वो लड़का कितना हैंडसम और हॉट है यार। इतना बोलते हुए वो एक तक देखने लगती हैं। वही उनके पास बैठी 2 लड़कियां बोली अंडस को, अरे क्यों उसे बंदे के पीछे पड़ी हैं? अगर उसकी वाइफ जो सामने बैठी है उसे पता चल गया ना तो तेरी बैंड बजा देगी। वही तभी तक्ष की नज़र उस लड़की पर जाती है और वो लड़की को देखता है तो उसके मन में ख्याल आता है और वो अपने मन में एक डेविल स्माइल करते हुए ही अपनी मम्मा को देखते हुए ही बोला, अंडस को मम्मा आपको एक बात बताऊं क्या? तभी उसकी चाहत बोली, अंडस को हाँ बोलो ना बेटा, क्या हुआ? तो तक्ष चाहत के कान में बोला, अंडस को वो पास वाले टेबल पर जो लड़की बैठी है ना वह पापा को ही देख रही है, पापा को ही घूर घूर कर देख रही है। आप देखिए उसे एक बार कैसी नज़रों से पापा को देखे जा रही है। वही इतना सुनते ही चाहत की नज़र गहरी हो जाती है और उसकी नज़रों में एक आग आ जाती है और वह अपनी गहरी नज़रें सामने वाले टेबल पर डालती है और उसे लड़की को घूरने कर देखने लगती है। वही वो लड़की को अभी कुछ पता नहीं था तो वो मृत्युंजय को ही देख रही थी। चाहत उस लड़की को घूरने लगती है। वही वो लड़की अभी भी मृत्युंजय को ही देख रही थी। वही मृत्युंजय की तो नज़रें अभी भी अपने फ़ोन में थी और वो अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। वही तक्ष अपनी मम्मा को देखते हुए एक डेविल स्माइल अपने मन में करता है और अपनी मम्मा को और भड़काते हुए ही बोला, अंडस को देखो मॉम, देखो वो कैसे घूर घूर कर पापा को देख रही हैं। मुझे ना उस लड़की से नफरत हो रही है। मेरा तो मन कर रहा है मैं उस लड़की को जाकर उसका मर्डर कर दूं। आपके होते हुए वो मेरे पापा को ऐसे कैसे देख सकती है? पापा तो आपके हैं ना, आपके पति है ना वो। फिर वो लड़की देखो कैसे डोरे डाल रही है और मैं तो कहता हूँ आप ना पापा का ध्यान रखिएगा, कहीं वो लड़की पटा न ले जाए पापा को आपके पास से। वही इतना सुनते ही चाहत और गहरी नज़रों से उस लड़की को देखने लगती है और वो घूर रही थी उस लड़की को। उस लड़की की बेचारी की कयामत आई हुई थी जो वो आज यहाँ पर आई हुई थी और वो मृत्युंजय को देख रही थी। वही चाहत की आंखें अब आग उगल रही थी और वो सच में तक्ष की बातों में आकर नहीं बल्कि उसे सच में उस लड़की पे अब हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। चाहत उस लड़की को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसका मर्डर करना चाहती हो, वैसे ही वो उसे देख रही थी। वही तभी मृत्युंजय को एक कॉल आता है और मृत्युंजय चाहत को देखते हुए ही बोली, अंडस को मैं इस कॉल को अटेंड करके आता हूँ, जरूरी कॉल है शायद, इसीलिए मैं अभी आया। वही चाहत अपना सिर हिला देती है। वही मृत्युंजय भी अपना फ़ोन लेकर उसी होटल के एक कोने की तरफ चला जाता है जहां पर कोई भी आता जाता नहीं था। वहां पर जाकर मृत्युंजय खड़ा होकर बात करने लगता है। वही वो लड़की जब देखती है कि मृत्युंजय कहीं पर गया है तो वो लड़की भी एक डेविल स्माइल करते हुए ही अपने दोनों दोस्त को देखते हुए ही बोली, अंडस को देखो वो लड़का वहां पर गया है, मैं जाती हूँ उसके पीछे और उसे अपने जाल में फंसा कर आती हूँ। इतना बोलकर वो अपने दोस्तों को आंख मार कर उठती है और फिर वो लड़की मृत्युंजय जिस तरफ गया था उसके पीछे जाने लगती है। वही चाहत की नज़र बराबर उस लड़की पर ही ठहरी हुई थी और वो उस लड़की को ही घूर रही थी। तभी चाहत जब देखती है कि वो लड़की खड़ी होकर मृत्युंजय जिस तरफ गया था उसी तरफ जा रही है तो वो गुस्से से खड़ी हो जाती है और वो तक्ष को देखते हुए ही बोली, अंडस को तक्ष इधर ही बैठना, यहाँ से हिलना मत। तुम जब तक ना आ जाओ तब तक या फिर तुम्हारे पापा ना आ जाए तब तक यहाँ पर ही बैठना, यहाँ से कहीं पर भी जाना नहीं। वही तक्ष बोला, अंडस को मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन आप उस लड़की को सबक सिखा कर आओ। वही इतना सुनते ही चाहत एक डेविल स्माइल तक्ष को पास करती है और बोली, अंडस को अभी गई और अभी आई, उसकी तो मैं। इतना बोलते हुए ही वो वहां से खड़ी होती है और उस लड़की के ही पीछे चली जाती है। वही मृत्युंजय अभी दूर खड़ा, उसका ध्यान नहीं था
वो दूसरी तरफ देखते हुए ही फोन पर बातें कर रहा था। वही वो लड़की उसके पीछे ही जा रही थी कि तभी चाहत जल्दी से जाकर उसे लड़की के कंधे पर हाथ रखती है और उसे लड़की को देखते हुए ही बोली, अंडस्को क्या तुम उस लड़के के पीछे जा रही हो? वही इतना सुनते ही वो लड़की चाहत को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसने मृत्युंजय के साथ चाहत को भी देखा था और उसे इतना तो अंदाजा था कि चाहत मृत्युंजय की वाइफ है शायद, इसलिए चौंक गई। और वो लड़की बोली, अंडस्को नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, मैं उसके पीछे नहीं जा रही थी, मैं तो बस वही इतना ही बोली थी कि तभी चाहत बोली, अंडस्को अरे अरे कोई बात नहीं, अगर आप उसके पीछे जा रही हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी वो सिर्फ मेरे दोस्त हैं और कुछ नहीं, आप चाहे तो मैं उसे उसका नंबर आपको दे सकती हूँ। वही इतना सुनते ही उस लड़की के चेहरे पर एक चमक आ जाती है और वो एक स्माइल के साथ चाहत को देखते हुए ही बोली, अंडस्को क्या सच में आप मुझे उसका नंबर दोगे? तभी चाहत बोली, अंडस्को हाँ क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले आप उस कॉरिडोर में चले जहाँ पर कोई भी नहीं है, मुझे आपसे बात करने में आसानी होगी। वैसे भी मेरे दोस्त की अभी शादी नहीं हुई है तो आप चाहे तो उसके साथ शादी भी कर सकती हैं, वैसे भी वो बहुत अमीर हैं। इतना सुनते ही वो लड़की तो खुशी के मारे उछलने लगी थी, लेकिन फिर वो लड़की और चाहत दोनों ही कॉरिडोर की तरफ आ जाती हैं, जहाँ पर कोई भी नहीं था, नहीं कोई आता जाता था और ना ही उन दोनों को कोई वहाँ पर देख सकता था। वो पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा हुआ था। वही चाहत उस लड़की को वहां पर ले जाकर एक झटके के साथ ही उसका हाथ पकड़कर उस दीवार के साथ लगा देती है और उसे देखते हुए ही गुस्से से अपने दांत भींचते हुए ही बोली, अंडस्को चुड़ैल कही कि डायन, तू मेरे पति को अपनी जाल से में फंसना चाहती है, तुझे उसका नंबर चाहिए, बता। वही वो लड़की तो बेचारी एक पल में ही हैरान रह गई कि उसके साथ यह हुआ क्या। वह तो शौक होकर बस चाहत को ही देख रही थी और उसके नजरों में डर आ गया था। वो चाहत को देखते हुए ही बोली, अंडस्को अरे यह आप क्या कर रही हैं? अभी तो आप बोल रही थी कि आप उसका नंबर देंगे और अभी क्या बदतमीजी कर रही हैं? इतना सुनते ही चाहत उसके गाल पर एक तमाचा लगाते हुए ही बोली, अंडस्को क्या बोला तुमने, तुझे अभी भी मेरे पति का नंबर चाहिए, बेशर्म कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर डोरे डालने की? मैं ना उसके लिए इतना पजेसिव हूँ कि उसे कोई एक नज़र भर उसे देखे तो उसकी जान तक ले लूँ मैं, समझिए तुम? और मुझे तुम्हारी यह नज़रें इतनी चुभी कि मैं तुम्हारी शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर कुत्तों को खिला दूँ। तुम जिस नज़र से मेरे पति को देख रही थी वो नज़रें मुझे बहुत चुभी हैं। वही वो लड़की तो अपने गाल पर हाथ रखते हुए ही बोली, अंडस्को ये क्या कर रही हैं आप? आपने मुझे मारा क्यों? छोड़िए मुझे। इतना बोलकर वो कसमसाने लगती है। वही चाहत उस लड़की को बालों से पकड़ती है और उसके बालों को खींचते हुए ही उसका चेहरा ऊपर करते हुए एक हाथ से उसका चेहरा कस के दबाते हुए ही बोली, अंडस्को बता क्या अब आगे से कभी भी मेरे पति को ऐसे देखेगी क्या? वही वो लड़की रोते हुए ही बोली, अंडस्को छोड़िए मुझे प्लीज, ऐसा मत करिए, मैं बस आपके पति को मुझे पसंद आ गए थे, इसलिए मैं उसे देख रही थी। वही इतना सुनते ही जैसे उस लड़की ने आग में घी डाल दिया और अब वो आज ज्वालामुखी बनकर फटने वाली था। वही चाहत इतना सुनते ही कि इस लड़की को मृत्युंजय पसंद आ गया था, इसलिए वो उसे देख रही थी। चाहत और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो उसे लड़की को बालों से पकड़कर उसे 2 3 4 5 एक साथ थप्पड़ एक साथ मार देती है। वही वो लड़की रोते हुए ही बोली, अब प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए। वही उस लड़की की हालत सच में बुरी हो रही थी, बेचारी के बाल भी बिखर चुके थे, उसके गालों पर चाहत के हाथों के निशान बन चुके थे और उसकी हालत सच में खराब हो रही थी और वो रो रही थी, उसका पूरा हुलिया बिगड़ चुका था। वही चाहत बोली, अंडस्को क्या अब भी मेरे पति क्या नंबर चाहिए तुझे, बोल तो मैं देती हूँ ना तुझे मेरे पति का नंबर। वो कोई आम एने चाहिए, मृत्युंजय सिंघानिया है वो, समझी तू? और वो चाहत सिंघानिया का पति है, समझ में आए बात? वो सिर्फ चाहत सिंघानिया का ही है और चाहत का ही रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारे जैसी 100 लड़कियां उसके पास घूमती रहती हैं, लेकिन उसने कभी नजर उठाकर तुम जैसियों को मुंह तक नहीं लगाया और तुम जैसी मधुमक्खियां उसके आसपास मंडराती ही रहती हैं, तो अब शर्म कर लिया करो। शादीशुदा इंसान को भी बख्श दिया करो, बेशर्म कहीं की। वही वो लड़की तो रोते हुए ही अपने हाथ जोड़ लेती है और बोली, प्लीज मुझे माफ कर दिया, आई एम सॉरी, सो सॉरी, प्लीज आगे से मैं कभी भी आपके पति को नहीं देखूंगी। वही इतना सुनते ही चाहत बोली, अंडस्को अगर देखना चाहें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो तेरी हालत हुई है ना इससे भी बदतर हालत कर दूंगी।
और अगर जरूरत पड़ी तो तेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दूंगी, समझ में आए बात। इतना बोलते हुए ही चाहत उस लड़की को धक्का देती है, जिस वजह से वो लड़की जमीन पर गिर जाती है और वह रोते हुए ही बोले अंडरस्कोर आई एम सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे। इतना बोलकर वो रोने लगती है। वही चाहत उसे देखते हुए ही बोली अंडरस्को पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसी लड़कियां आ जाती हैं। इतना बोलते हुए ही वो गुस्से से ही वहां से आगे बढ़ जाती हैं और आगे चली जाती हैं। वही वो लड़की अभी पर जमीन पर बैठे बैठे ही रो रही थी। सच में चाहत ने उसकी हालत खराब कर दी थी और वो बेचारी की हालत देखने लायक थी। वही चाहत आगे बढ़ती है कि तभी उसे सामने से अपनी टेबल पर मृत्युंजय बैठा दिखता है, जो तक्ष के कुछ बात कर रहा था। ये देखकर चाहत अपना सिर पर हाथ रखती है और बोली अंडरस्को इस तक्ष के बच्चे ने कुछ बताया ना हो मृत्युंजय को, वरना इसकी भी आज मैं बैंड बजा दूंगी। साला सबने मेरा मूड खराब कर दिया है आज तो। इतना बोलते हुए ही वो आगे बढ़कर टेबल के पास जाकर तक्ष को देखते हुए ही बोली अंडरस्को क्या पूछ रहे हैं तुम्हारे पापा तुमसे। इतना सुनते ही मृत्युंजय चाहत को देखते हुए ही बोला अंडरस्को अरे कुछ नहीं, बस उससे पूछ रहा हूँ कि वो क्या क्या खाना चाहता है। वही तभी चाहत एक राहत की सांस लेती है और फिर वो तक्ष के पास बैठ जाती है। वही तक्ष चाहत के कान में बोला अंडरस्को मम्मी क्या आपने बैंड बजा दी उसे लड़की की। वही इतना सुनते ही चाहत एक डेविल स्माइल तक्ष को पास करती है, जिसे देखकर तक्ष भी मुस्कुराने लगता है। तभी मृत्युंजय बोला अंडरस्को तुम दोनों कर रही हो क्या बात है, मुझे भी बताओ। इतना सुनते ही चाहत बोली अंडरस्को नथिंग, कुछ नहीं बस ऐसे ही। वही मृत्युंजय अपने फोन को देखते हुए एक अपने मन में डेविल स्माइल करते हुए ही बोला अंडरस्को वाइफी तुम्हें क्या लगता है कि मृत्युंजय सिंघानिया की नज़रें इतनी कमजोर हैं कि वह अपने आसपास हो रही हलचल और बातों को नहीं समझ सकता। मेरे आसपास हो रही है हर एक एक्टिविटी पर मेरा पूरा ध्यान रहता है और जब बात तुम्हारे गुस्से की हो या तुम्हारे आसपास की कोई भी बात हो तो वह मेरे लिए सबसे खास होती है। इतना बोलते हुए ही वह अपने मन में एक डेविल स्माइल करता है और वह याद करता है जब उसके पास वाले टेबल पर वो लड़की आकर बैठी थी। उसके बाद तो मृत्युंजय फोन पर बात करने गया और लड़की भी उसके पीछे ही आई थी और फिर उसके पीछे चाहत भी आ गई थी और उसे लड़की को ले जाकर उसने उस लड़की की पिटाई की थी। वो सब मृत्युंजय ने देखा था। मृत्युंजय अपने मन में एक डेविल स्माइल करते हुए ही बोला अंडरस्को मुझे सब पता होता है कि मेरे आसपास क्या चल रहा है। माय डेंजरस वाइफी फायर 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 छोटा सा भूत, इतना वो अपने मन में बोलता है और फिर चाहत को देखते हुए ही बोला अंडरस्को मेरी वाइफी तो सच में बहुत खतरनाक है। वैसे आखिर होगी भी क्यों नहीं इतनी खतरनाक, आखिर मृत्युंजय सिंघानिया की वाइफ जो है। इतना बोलते हुए ही उसके चेहरे पर एक रौनक आ चुकी थी। वही तक्ष और चाहत दोनों ही बातें कर रहे थे और तभी उन तीनों का ही खाना वहां पर आ जाता है और वो तीनों ही डिनर करने लगते हैं। वो खाना खा ही रहे थे कि तभी तक्ष के फोन पर फोन आता है। वो अपने फोन को देखता है तो वो वीडियो कॉल था और वीडियो कॉल को देखकर तक्ष के चेहरे खुशी आ जाती है। तक्ष बोला अंडरस्को वाओ कियारा का वीडियो कॉल आया है मम्मा देखो। वही मृत्युंजय भी देखने लगता है। तभी तक्ष फोन उठाता है तो सामने की कियारा बैठी हुई थी और वो तक्ष को देखते हुए ही बोली अंडरस्को कैसे हो तक्ष, क्या कर रहे हो। वही तक्ष कियारा को देखते हुए ही बोला अंडरस्को कुछ नहीं बस बाहर आए हैं, तुम बताओ तुम क्या कर रही हो। वो इतना ही बोला था कि तभी उसके सामने कियारा के पास रुद्र आकार बैठ जाता है और वो रुद्र कियारा के पास बैठते हुए ही फोन में देखते हुए बोला अंडरस्को हेलो तक्ष कैसे हो। वही इतना देखते ही तक्ष के चेहरे पर जो खुशी झलक रही थी वो एक पल में ही गायब हो जाती है और वह गुस्से से ही रुद्र को फोन में ही घूरने लगता है और रुद्र को घूरते हुए ही बोला अंडरस्को मेरी कियारा से दूर रहना समझे तू, और कियारा मेरी है और उससे दूर रहना मुझे पसंद नहीं, तुम मेरी कियारा के पास आते हो तो। और फिर तक्ष कियारा को देखते हुए ही उसे गुस्से से ही बोला अंडरस्को मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम उसे रुद्र से दूर रहना, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात माननी ही नहीं है ना। वही इतना गुस्से से बात सुनकर कियारा की आंखों में हल्की नमी आ जाती है और वह तक्ष को देखते हुए ही अपनी रुंधी सी आवाज में बोली अंडरस्को लेकिन रुद्र भी मेरा दोस्त है ना तुम्हारी तरह, वो यहाँ पर मेरा ख्याल रख रहा है अभी तुम नहीं हो तो। वही इतना सुनते ही तक्ष बोला अंडरस्को हाँ तो फिर ठीक है, उसके पास ही रहना हमेशा के लिए, मेरे पास आना ही मत कभी। इतना बोलकर तक्ष गुस्से से ही कॉल कट कर देता है। वही तभी चाहत तक्ष को देखते हुए ही बोली अंडरस्को क्यों गुस्सा कर रहे हो उस बेचारी पर, छोटी सी बच्ची पर,
और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतने बड़े कब से हो गए जो ऐसे रुला रहे हो उसे बच्ची को। वही तक्ष मृत्युंजय को देखते हुए ही बोला, अंडस्को पापा आप अपने दोस्त के बेटे को बोल देना कि कियारा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। वही तक्ष की बात सुनकर चाहत अपना सिर पीट लेती है और जैसे वो कह रही हो कि इसका कुछ नहीं हो सकता। वही मृत्युंजय तक्ष को देखते हुए ही बोला, अंडस्को हाँ क्यों नहीं, मैं उसे बोल दूंगा, लेकिन क्या रुद्र वो कियारा से दूर रहेगा? और वैसे भी इसमें क्या बुराई है, वो रुद्र की भी दोस्त है तो क्या हो गया है, अगर वो रुद्र से भी बात करे तो। वही इतना सुनते ही तक्ष थोड़ा और गुस्से में आ जाता है और बोला, अंडस्को मैंने कहा ना सिर्फ कियारा सिर्फ मेरी दोस्त है, वो किसी की दोस्त नहीं है, सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। वही इतना सुनते ही चाहत मृत्युंजय को इशारा करते हुए ही बोली, अंडस्को हम बता देंगे कि वो कियारा से दूर नहीं और कियारा सिर्फ तुम्हारी दोस्त है, सिर्फ तुम्हारी बस। अब खुश, अब पहले खाना खाओ और छोड़ो ये बातें। उस बेचारी लड़की को ऐसे ही डांट दिया तुमने, उसकी कोई गलती ही नहीं थी, लेकिन तुम्हें तो समझना ही कहा है। इतना बोलते हुए चाहत तक्ष को घूरने लगती है। वही तक्ष फिर समझ जाता है और कुछ ना बोलते हुए वह भी खाना खाने लगता है। ऐसे ही वो तीनों ही डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद घर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक घर जो बहुत ही बड़ा था और उस घर में हर तरफ बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे। उस घर के एक कमरे में एक लड़की चेयर पर बैठी हुई थी और उसके सामने एक लड़की खड़ी थी और सब कुछ बता रही थी, कोई इनको इन्फॉर्मेशन बता रही थी। और वह लड़की जब बोलती है कि उसकी शादी हो चुकी है, इतना सुनते ही वो चेयर पर बैठी हुई लड़की खड़ी हो जाती है और फिर वहां टेबल पर पड़ा हुआ सारा सामान नीचे फेंक देती है और फिर वहां पर तोड़फोड़ करने लगती है। कुछ देर ऐसे ही तोड़फोड़ करने के बाद वो बोली, अंडस्को नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुश्किल से ही वो मुझे इतना पसंद आया है और ऐसे कैसे कैसे उसकी शादी हो चुकी है, ऐसा नहीं हो सकता। वही इतना सुनते ही वो लड़की यानी कि माया खुद को संभालकर वो बोली, अंडस्को अलीना माम मेरी बात सुनिए और ये तोड़फोड़ बंद करिए और संभालिए खुद को। आप मेरी बात तो सुनिए पहले पूरी, आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, आप सुनिए तो सही। इतना सुनते ही वो सामने वाली लड़की यानी कि अलीना रॉय खड़ी हो जाती है और वो माया को देखने लगती है। वही माया जल्दी से बोली, अंडस्को आप मेरी बात सुनिए, मिस्टर सिंघानिया की शादी हो चुकी है, लेकिन वो सुनने में आया है कि उसकी जो पत्नी है वो उससे ठीक से बात नहीं करती, ना ही उसके साथ ठीक से रहती है और ना ही वो मृत्युंजय सिंघानिया के साथ रहना चाहती है। वो मिस्टर सिंघानिया को हर बार परेशान करती रहती है और उसके कामों में अड़चनें डालती रहती है और उसका नाम चाहत सिंघानिया है और चाहत मृत्युंजय के साथ रहना ही नहीं चाहती है। तो आप चाहे तो चाहत को अपने रास्ते से हटा सकते हैं और वो लड़की तो खुद मृत्युंजय सिंघानिया के साथ रहना ही नहीं चाहती, तो आप बेफिक्र हो कर रहे, वो बहुत जल्द दोनों का तलाक भी होने वाला है। ये सब सुनने में आया है, जब मैं डिटेल निकाली तब यही सब उसमें था। वही इतना सुनते ही अलीना एक डेविल स्माइल करती है और बोली, अंडस्को फिर तो मेरा रास्ता साफ ही है, अगर वो मिस्टर सिंघानिया के साथ नहीं रहना चाहती तो फिर मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जल्द से जल्द बस मिस्टर सिंघानिया को छोड़ दे और मृत्युंजय मेरा मेरा हो जाए। इतना बोलते हुए वो डेविल स्माइल करने लगती है। वही माया जब अलीना को शांत होता हुआ देखते हैं तो वो एक रात की सांस लेती है। वो अपने मन में बोली, अंडस्को यहाँ पर तो सारे के सारे पागल भरे पड़े हैं। इतना बोलकर वो अपना सिर झटक देती है। वही माया अलीना को देखते हुए ही बोली, अंडस्को चलिए हम खाना खाते हैं, ये सब नौकर साफ कर देंगे तब तक। और वो दोनों ही आगे बढ़ जाती हैं खाना खाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ घर में चाहत और मृत्युंजय तक्ष तीनों ही आ चुके थे डिनर करके। वही आन्या जो बालकनी में ही खड़ी थी, उसने मृत्युंजय की कार को आते हुए देखा था और उसे पता चल गया था कि वो तीनों ही आ चुके हैं घर में। वहीं आन्या अपना मुठिया कसते हुए ही बोली, मैं बहुत जल्द चाहत तुम्हें मृत्युंजय की लाइफ से निकाल लूंगी। इतना बोलते हुए ही आन्या अपने कमरे में इधर से उधर घूमने लगती है और फिर वो कुछ सोचते हुए ही किसी को फोन करती है। वही सामने से फोन उठाई जाती है तो आन्या बोली, अंडस्को मैं तुम्हें जिसका फोटो भेज रही हूँ उसे तुम्हें डराना है और उसे धमकाना भी है और उसे बोलना है कि मिस्टर सिंघानिया को छोड़ दे और उसकी लाइफ से जल्द निकल जाओ। ऐसी सारी धमकियां तुम्हें उसे ही देनी है और तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उस लड़की को बहुत ज्यादा डराना है तुम्हें। वही इतना सुनते ही सामने वाले फोन से आवाज आई थी, मैडम आप जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। वही इतना सुनते ही आन्या अपना फोन कॉल कट कर देती है
और फिर वो एक डेविल स्माइल करने लगती है। आन्या अपने मन में बोली, अंडस्को तुम्हें कैसे भी करके चाहत मैं मृत्युंजय की लाइफ से बाहर निकाल कर ही रहूंगी, और यही मेरा मकसद है चाहत। इतना बोलते हुए ही वो कुटिल स्माइल कर रही थी। वही चाहत और मृत्युंजय अपने कमरे में आ चुके थे और तक्ष उसके कमरे में जा चुका था। वही चाहत कमरे की बालकनी में खड़ी हो चुकी थी और वो रेलिंग पर दोनों हाथ रखे हुए ऊपर आसमान में चांद देख रही थी और कुछ सोच रही थी। वही मृत्युंजय जब चाहत देखता है तो वह भी उसी तरफ आ जाता है। वो पीछे से आकर चाहत को कसके अपनी बाहों में भरते हुए उसके कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए ही बोला, अंडस्को क्या हुआ वाइफी, क्या सोच रही हो? इतना सुनते ही चाहत भी खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ देती है और आसान में चांद को देखते हुए ही बोली, अंडस्को बस कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रही हूँ। मृत्युंजय बोला, अंडस्को अरे मुझे भी बताओ ना। वही तभी चाहत थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद पलट जाती है। अब रेलिंग से उसकी पीठ लगी हुई थी और वो दोनों करीब थे। वही मृत्युंजय के दोनों हाथ चाहत की कमर पर थे और उसे अपनी बाहों में कसके पकड़े हुए खड़ा था। वही तभी चाहत उसे देखते हुए एक स्माइल करते हुए उसकी गले में अपनी बाहें डाल देती है और फिर मृत्युंजय की आंखों में आंखें डालकर एक तक उसे देखते हुए ही बोली, अंडस्को क्या तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना मिस्टर हैंडसम हस्बैंड जी? इतना सुनते ही मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए ही चाहत को देखते हुए ही बोला, अंडस्को ये कैसी बातें कर रही हो? वही तो चाहत बोली, अंडस्को मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगे ना? वही इतना सुनते ही मृत्युंजय चाहत की आंखों में देखते हुए ही बोला, अंडस्को तुम्हें कोई शक है क्या मुझ पर? वही इतना सुनते ही चाहत बोली, अंडस्को यह मेरा सवाल का जवाब नहीं है। तो मृत्युंजय चाहत के चेहरे पर उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे अपना बेहद करीब करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अंडस्को कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरी जिंदगी की आखिरी सांसों तक तुम्हें अपना बनाकर ही रखूंगा और मैं अपने से दूर नहीं जाने दूंगा तुम्हें। इतना सुनते ही चाहत के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो मृत्युंजय को देखते हुए ही बोली, अंडस्को मैं भी इतना प्यार करती हूँ तुम्हें कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी और ना ही कभी तुम्हें मुझसे कहीं दूर जाने दूंगी और ना तुझे इजाजत है कहीं जाने की। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय एक स्माइल करते हुए चाहत को देखकर बोला, अंडस्को इतना प्यार करती हूँ मुझसे? चाहत बोली, अंडस्को हर हद पार हो, इतना प्यार करती हूँ तुमसे। मृत्युंजय बोला, अंडस्को किस हद तक जा सकती हूँ मेरे लिए? इतना सुनते ही चाहत उसके बेहद करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अंडस्को एक पल में अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे कहने पर। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय की धड़कन तेज हो जाती है और वह चाहत को देखते हुए ही बोला, अंडस्को एक बार मेरे दिल की धड़कन तो देखो, तुम्हारे इतना बोलने से ही कितना शोर कर रही है। इतना बोलकर वो चाहत का हाथ अपने सीने पर रख देता है। वही मृत्युंजय का दिल सच में बहुत ज्यादा शोर कर रहा था और वो तेजी से धड़क रहा था। वही चाहत उसके दिल की धड़कनों को महसूस करते हुए ही अपनी आंखें बंद कर लेती है और वही मृत्युंजय भी चाहत को ही देख रहा था। चाहत फिर मृत्युंजय को देखते हुए बोली, अंडस्को क्योंकि इस पर सिर्फ मेरा हक है इसलिए ये मेरी बातें सुनकर इतना शोर करता है। वही वो दोनों ही बेहद ही करीब थे। वही चाहत उसके सीने से हाथ हटती है। वही मृत्युंजय बोला, अंडस्को हाथ सिर्फ सुनहरा राज है मेरे दिल पर। इतना सुनते ही चाहत के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वही मृत्युंजय चाहत को देखते हुए अपना चेहरा आगे बढ़ा देता है। वही चाहत मृत्युंजय को ही देख रही थी। दोनों ही करीब थे और उनके होंठों के बीच अब कुछ ही फैसला बचा था। वही चाहत मृत्युंजय को अपने करीब आता हुआ देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही मृत्युंजय भी आगे बढ़कर चाहत के होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे चूमना लगता है। काली अंधेरी रात और उस चांद की चांदनी के नीचे दो दो जिस्म खड़े अपने प्यार के रंग में रंग रहे थे और माहौल भी बहुत ज्यादा रोमांटिक था। मृत्युंजय चाहत के होठों को चूमते हुए ही उसे अपने बेहद करीब कर लेता है। वही वो दोनों ही एक दूसरे को बेहद ही पैशनेट होकर चूम रहे थे। वही मृत्युंजय भी चाहत को सांस लेने तक का टाइम नहीं दे रहा था। वही चाहत भी अपनी सांसें रोके हुए ही मृत्युंजय के इस प्यार भरे पेशेंट किस में साथ दे रही थी। वो भी उसे बेहद ही पैशनेट होकर ही चूम रही थी। वो दोनों ही एक दूसरे को डीप किस कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने में ही लगे हुए थे। वही करीब ऐसे ही 10-15 मिनट दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। अब चाहत की सांसें उखड़ने लगी थी। वही मृत्युंजय की सांसें भी भारी हो चुकी थी।
वही मृत्युंजय जब देखता है कि चाहत को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वह उससे दूर होता है और उसके होठों को छोड़ता है। वही चाहत मृत्युंजय के दूर जाने के बाद भी सांस नहीं ले रही थी, वो ऐसे ही खड़ी थी। तो मृत्युंजय चाहत को देखते हुए ही उसके सर को चूमते हुए ही बोला, अंडरस्कोर ब्रीद वाइफी ब्रीद। इतना सुनते ही चाहत अपनी आंखें खोलकर मृत्युंजय को देखती है और वह गहरी गहरी सांस लेने लगती है और वो आगे बढ़कर मृत्युंजय के सीने से लग जाती हैं और उसके कंधे पर अपना चेहरा टीका लेती है। वही मृत्युंजय भी उसे अपने बाहों में भर लेता है और उसकी पीठ को सहलाने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को बाहों में लिए हुए ही खड़े थे और एक दूसरे के बेहद करीब थे। वही कुछ पल बाद चाहत मृत्युंजय को देखे हुई बोली, अंडरस्कोर तुम जब किस करते हो ना तो मुझे लगता है कि मेरी सांस सच में ही रुक जाएगी। वही कभी मृत्युंजय चाहत को अपने से हल्का सा दूर करता है और फिर नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठाते हुए ही बोला, अंडरस्कोर बात बस इतनी सी है कि तुम मेरे दीवानगी को, मेरे जुनूनी प्यार को तुमसे नहीं पाती। तभी चाहत उसकी गोद में अच्छे से होते हुए ही मृत्युंजय के सीने पर मारते हुए बोली, अंडरस्कोर ऐसे पागलों वाला प्यार करोगे तो कौन ही सह पाएगा। वही इतना सुनते वो मुस्कुराने लगता है। मृत्युंजय उसे ले जाकर बेड पर लेट देता है और फिर वह भी दूसरी साइड से आकर चाहत को अपनी बाहों में भर लेता है। वही चाहत भी उसकी बाहों में आ जाती है और उसके सीने पर सर रखकर वह भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही मृत्युंजय और चाहत एक दूसरे को बाहों में भरे हुए सो जाते हैं। वही दूसरी तरफ तक्ष के कमरे में तक्ष बेड पर बैठा हुआ था और वह अपने फोन को घूर रहा था और उसका गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था, क्योंकि उसका मन कर रहा था कि वो कियारा को कॉल करे। लेकिन उसे पता था कि अभी वो फ़ोन कियारा के पास नहीं होगा, वो फ़ोन उसका टीचर का था तो उसके पास ही होगा। लेकिन उसका दिल कर रहा था कि वो कियारा को फ़ोन करके उसे मनाए, क्योंकि उसने गुस्से में जब कियारा का कॉल कट कर दिया था तभी उसे वो बात अभी याद आ रही थी कि कैसे कियारा की आंखें नम हो चुकी थी और कैसे उसकी आवाज़ भी रूंध चुकी थी। तो अभी तक्ष का दिल कर रहा था कि वो उसे मना ले, लेकिन फिर तक्ष का गुस्सा उसे फ़ोन करने नहीं दे रहा था। तक्ष बेड पर बैठा अपने फ़ोन को घूर ही रहा था कि उसके फ़ोन पर फ़ोन आता है और ये देखकर तक्ष की चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो जब देखता है तो सच में ये कियारा का ही फ़ोन था। वही कियारा ने अपने टीचर के फ़ोन से ही से कॉल किया था और जब तक्ष फ़ोन उठाता है तो सामने से आवाज़ आई, अंडरस्कोर तक्ष तुम मुझे माफ़ नहीं कर दोगे क्या। वही इतना सुनते ही तक्ष की आंखें गहरी हो जाती हैं और वह अपने फ़ोन कान से लगाए हुए ही बोला, अंडरस्कोर क्या तुम मेरी बात नहीं मान सकती। वही इतना सुनते ही सामने से कियारा बोली, अंडरस्कोर मैं मान लूंगी ना बात, तुम गुस्सा मत हो। तुम्हारा गुस्सा होने से मुझे ना रोना आता है, मुझे लगता है मैं रोने लगूंगी, तो तुमसे गुस्सा मत हो और मुझे माफ़ कर दो। वही इतना सुनते ही तक्ष एक डेविल स्माइल करते हुए ही बोला, अंडरस्कोर फिर ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन तुम मेरी हो और तुम अब से रुद्र के साथ ज़्यादा बात नहीं करोगी। इतना सुनते ही सामने से कियारा बोली, अंडरस्कोर हाँ मैं रुद्र से ज़्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन तुम गुस्सा मत होना आगे से। तभी कियारा के पास रुद्र आता है और उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए ही वो फ़ोन अपने कान से लगाकर बोला, अंडरस्कोर तक्ष तू ना सच में जल कुकड़ा है। वही तक्ष अभी फ़ोन में देख रहा था कि तभी रुद्र आकर बोला, अंडरस्कोर वो तुम जलकुकड़े हो तक्ष। वही इतना सुनते ही तक्ष की आंखें गहरी हो जाती हैं और वो घूरकर फ़ोन में उन दोनों को देखने लगता है। वही तभी कियारा रुद्र को देखते हुए ही बोली, अंडरस्कोर रुद्र तुम अभी जाओ ना, मुझे तक्ष से बात करनी है। वही रुद्र कियारा के पास बैठते हुए ही उसका हाथ पकड़कर बोला, अंडरस्कोर नहीं तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ, तुम भी तो मेरी दोस्त हो ना, तो तुम मुझसे दूर कैसे जा सकती हो। तभी तक्ष रुद्र को घूरते हुए बोला, अंडरस्कोर रुद्र कियारा सिर्फ मेरी है और तू उसके से पास मत बैठो, मेरी बात मानो और उससे दूर हो जाओ। तभी कियारा बोली, अंडरस्कोर रुद्र मेरी बात सुन ही नहीं रहा। तक्ष बोला, अंडरस्कोर रुद्र दूर हो जाओ उससे, वो भी तुझसे दूर जाना चाह रही है तो फिर दूर हो जाओ और उसे छोड़ दे, क्यों उसके पीछे पीछे ही पड़ा रहता है, तुझे समझ में नहीं आती क्या मेरी बात एक बार में। वही इतना सुनते ही कियारा तक्ष को देखते हुए ही बोले, अंडरस्कोर तक्ष तुम गुस्सा मत हो, तुम शांत हो जाओ, देखो अभी रुद्र चला जाएगा। वही रुद्र ने तो जैसे ठान ली थी कि आज वो तक्ष को पूरा आग बबूला करके ही छोगा, इसलिए रुद्र बोला, अंडरस्कोर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, तक्ष को जो करना है वो कर ले वहाँ से।
वही तभी तक्ष उसे घूरते हुए ही बोला, अंडस्को कुत्ते कहीं के, तुझे समझ में नहीं आती है क्या मेरी बात की? तू दूर हो जा मेरी कियारा से। तभी कियारा खड़ी होती है और रुद्र से दूर चलते हुए ही बोली, अंडस्को अरे मुझे तक्ष से थोड़ी देर बात करने दो ना रुद्र, फिर आती हूँ मैं। इतना बोलकर वो रुद्र से दूर हो जाती है। वही रुद्र अपना मुंह बिगाड़ते हुए ही कियारा को देखते हुए ही बोला, अंडस्को दोनों के दोनों एक जैसे ही हैं। एच 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 एच। इतना बोलकर वो अपना मुंह बिगड़ लेता है और कियारा को देखने लगता है। वही कियारा फोन में देखते हुए ही बोली, ही अंडस्को देखो अभी दूर हो गई ना रुद्र से, अब गुस्सा मत हो। वही तक्ष कियारा को देखकर एक डेविल स्माइल करता है और बोला, अंडस्को यही तुम्हारे लिए सही होगा, जितना तुम दूसरों से दूर रहो उतना ही सही होगा तुम्हारे लिए। और फिर वो दोनों थोड़ी देर वो दोनों ऐसे ही बात करते हैं और फिर फोन रख देते हैं। वही तक्ष भी फिर सो जाता है और ऐसे ही सुबह हो जाती है। और सुबह चाहत और मृत्युंजय और बाकी सब लोग उठ चुके थे और सब लोग अपने अपने कामों के लिए नाश्ता करके जा चुके थे। वही चाहत आज अपने दोस्त के घर जा रही थी, उसकी दोस्त प्रिया जो बचपन से ही उसके साथ थी और वह दोनों साथ में ही पड़े थे, उसके घर वह जा रही थी क्योंकि आज उसे कुछ ज़्यादा काम नहीं था, इसलिए वो उसके घर जा रही थी। वही चाहत अभी रास्ते से गुजर ही रही थी कि तभी वो कुछ ही दूर पहुंची थी। वो सामने एक गली थी जो बहुत सुनसान सी थी, वहां कोई आता जाता नहीं था। वो उसी रास्ते से उसकी कार गुजर रही थी कि तभी सामने से एक कार आती है और उस कार में एक ड्राइवर था और 2-3 शख्स और बैठे हुए थे और जिन्होंने काले लिबास अपने चेहरे पर बंधे हुए थे। उसमें से एक शख्स ने किसी को कॉल किया और बोला, अंडस्को वह सामने से आ रही है चाहत की कार, क्या हम उसे तुम कहें तो डराए? वही इतना सुनते ही सामने से आवाज आए, हाँ अच्छे से डरना तुम और ध्यान रहे उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस उसे डराना है। वही इतना सुनते ही वो काले लिबास वाला शख्स अंडस्को ओके बोलकर कॉल कट कर देता है। वही चाहत की कार कर अब कुछ ही दूरी पर थी कि तभी वो ड्राइवर कार ले जाकर के सामने एकदम रख देता है और चाहत की कार के सामने ही उसकी कार आ चुकी थी। वही सामने से आ रही कार को ऐसे अपने सामने देखकर चाहत जल्दी से ब्रेक मार देती है और उसकी कार रुक जाती है। वही उसकी कार रुकते ही सामने वाली कार से 4 शख्स जल्दी से बाहर निकलते हैं और चाहत की कार के सामने खड़े हो जाते हैं। वही चाहत भी थोड़ी सी डर जाती है। वो बाहर आते हुए ही बोली, अंडस्को ये क्या बदतमीजी है, आप ये क्या कर रहे हैं? कार चलानी भी आती है आपको? वही इतना सुनते ही वो चारों शख्स चाहत के पास आ जाते हैं और चाहत को घेर कर खड़े होते हैं। वही चाहत जल्दी से अपनी कार में बैठने लगते हैं, लेकिन इससे पहले ही एक इंसान चाहत का हाथ पकड़ लेता है और बोला, अंडस्को और ऐसे कैसे जा रही हो, इतनी जल्दी भी क्या महबूबा, पहले हमारी बात तो सुनती जाओ। वही इतना सुनते ही चाहत अपना हाथ छुड़ाने हुए बोली, अंडस्को ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए मेरा हाथ, ये कैसी घटिया हरकतें कर रहे हो, और आप है कौन? तभी सामने वाले इंसान में से एक शख्स बोला, अंडस्को अरे कोई बात नहीं, बाद में जान लेंगे, पहले हमारी बात तो सुन लो। कभी चाहत बोली, अंडस्को पहले आप हमारे हाथ छोड़िए और दूर रहिए मुझसे, और परेशान मत कपे, बड़ी ई की मात्रा जपे छोटी ई की मात्रा ए। वही तभी उन चारों में से एक शख्स बोला, अंडस्को और यही भी आप तो हमने परेशान किया ही कब है, लेकिन अब सीधी सी बात करते हैं आपको कि आप अपने पति को जो तलाक देने वाली थी वो तलाक आप उसे दे दीजिए माँ, और उसे छोड़कर चली चाहिए अपने घर। वही इतना सुनते ही चाहत के जैसे पैर वहीं पर ही ठहर से जाते हैं, वो शोक सी ही रह जाती हैं। फिर चाहत कुछ पल में होश में आते हुए बोलिए, अंडस्को ये क्या बकवास कर रहे हैं, आप अब होते कौन हैं मुझे ऐसी बात बोलने वाले? वही इतना सुनते हैं उन चारों में से वो उनका बॉस था, वो बोला, अंडस्को हम जो भी हैं, लेकिन तुम ये सब कुछ जो मिल्कत है जायदाद है वह सब कुछ छोड़कर अपने पति को छोड़कर चली जाओ। सबसे बड़ी बात तो आप अपने पति को तलाक दे दो और चले जाओ अपने मायके, बस हमें आपसे इतना चाहते हैं, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपके पति को मार भी सकते हैं या फिर आपका जो बच्चा है उसे भी हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, और यह सिर्फ हमारी धमकी नहीं, हम करके भी दिखाएंगे, समझिए आप? वही चाहत बोली, अंडस्को ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप होते कौन है ऐसा सब कुछ बोलने वाले, मुझे ऑर्डर देने वाले? इतना सुनते ही सामने वाला जो शख्स काले लिबास में खड़ा था उसे गुस्सा आ जाता है और वह अपनी जेब में से बंदूक निकालकर चाहत के माथे पर रख देता है, और चाहत तो एकदम से ही चौंक जाती है और वो डरकर उस शख्स को देखने लगती है।
वही वो शख्स बोला, अंडस को अपने जेहन में ये बात बिठा लो और समझ लो सब हमारी बातों में पूरी तरह से। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने अपने पति को तलाक नहीं दिया और उससे दूर नहीं हुई तो तुम्हारे पति की जान भी जा सकती है। समझ में आए बात? और यह सिर्फ धमकी नहीं देता, मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखा सकता हूँ। वही चाहत गुण देखकर एकदम से ही डरी हुई थी। वो बोली, अंडस को प्लीज ये गुण नीचे रख दीजिए। और ये गुण आपके पास कहाँ से आए? आप क्या कर रहे हैं? गुंडागर्दी कर रहे हैं आप? मैं आपकी कंप्लेंट करूंगी पुलिस में। वही इतना सुनते ही वो सब चाहत को कसके पिड़के हुए उसके सिर पर गन ठीक से रखते हुए ही बोला, अंडस को तुम्हारी जान तक ले सकता हूँ अभी के अभी। समझ में आए बात? और मैं जान ले भी लूंगा तुम्हारी, अगर तुमने अपने पति को नहीं छोड़ा तो। वही इतना सुनते ही चाहत निडर होकर उस शख्स की आंखों में आंखें डालकर उसे देखते हुए ही बोली, अंडस को हाँ आज तो ले लीजिए मेरी जान और चला दीजिए गोली, लेकिन मैं अपने पति को कभी नहीं छोड़ूंगी। वही इतना सुनते ही वो चारों ही थोड़े हैरान होते हैं क्योंकि वो चाहत के सिर पर मौत सवार थी और फिर भी वह अपने पति को नहीं छोड़ने का बोल रही थी। ये सुनकर वो चारों ही थोड़ा शौक थे और थोड़ा हैरान थे। उनमें से एक फिर से चाहत को देखते हुए बोला, अंडस को ये लड़की नहीं, सच में गोली चल दूंगा, यह आखिरी वार्निंग है। वही चाहत भी उसकी आंखों में आंखें डालकर उन सबको देखते हुए ही बोली, अंडस को तो चला दीजिए गोली, मैं कहाँ डरने वाली हूँ। इतना सुनते ही वो सामने वाला शख्स चाहत को डराने के लिए गोली चल देता है और वो गोली चली थी, लेकिन वो गोली चाहत को लगी नहीं थी क्योंकि वो गोली उस शख्स ने आसमान में चलाई थी। वही चाहत तो अपनी कानों पर हाथ रखकर अपनी आंखें मिनच लेती है, उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। चाहत नीचे झुके हुए ही खड़ी थी। वही वो सब चाहत को ऐसे देखकर एक डेविल स्माइल करते हुए ही बोला, अंडस को मैंने कहा ना कि हार मान लो और अपने पति को तलाक देने के लिए मान जाओ। वही तभी चाहत बोली, अंडस को मैं कभी तलाक नहीं दूंगी, मतलब नहीं दूंगी, आप भी समझ लीजिए मेरी बात। वही तभी वो शख्स फिर से चाहत के सिर पर गन रखते हुए बोला, अंडस को तो फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ, इस बार तुम्हें सच में तुम्हें मार दूंगा लड़की, तुम मेरी बात नहीं मान रही और मुझसे गुस्सा दिला रही हो इसलिए। इतना बोलकर वो गन लोड करता है, लेकिन इससे पहले ही सामने से एक कार आती है और जब वो सब लोग वह सामने से आ रही कार को देखते हैं और उस कार में बैठा शख्स जब ऐसे किसी लड़की को घेरे हुए देखा है तो वो जल्दी से वह कार रुकता है और वो कार से बाहर निकलकर बोला, अंडस को ओ हेलो, तुम सब किसी लड़की को छेड़ रहे हो। इतना बोलकर वो जल्दी से उस तरफ भागते हुए आने लगता है। वही वो चारों ऐसे किसी को आते हुए देखकर वो चारों ही एक दूसरे को देखते हैं और इशारा करते हुए ही वो चाहत को वहीं पर ही धक्का देते हैं। वही चाहत वहीं पर ही गिर जाती है। वही वो चारों ही भागकर अपनी कार में बैठते हैं और कार फटाफट लेकर वहां से चले जाते हैं। वही वो इंसान भागते हुए ही आता है और बोला, अंडस को रुको तुम्हारी तो। इतना बोलकर वो आता है लेकिन वो चारों वहां से जा चुके थे। वो इंसान दौड़ते हुए आया और चाहत को उठाते हुए बोला, अंडस को मिस, क्या आप ठीक है? वही वो इंसान इतना बोला था कि तभी चाहत को आवाज थोड़ी जानी पहचानी सी लगती है और वो अपना चेहरा ऊपर उठाकर सामने वाले शख्स को देखते हैं तो वो हैरान रह गई। वही सामने वाला शख्स चाहत को देखता है तो वह भी एकदम हैरान हो जाता है और वह चाहत को देखते हुए ही बोला, अंडस को चाहत तुम? वही चाहत भी उस शख्स को देखते हुए ही बोली, अंडस को कुलदीप तुम? वो सामने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि चाहत का बेस्ट फ्रेंड कुलदीप था, जो बाहर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गया हुआ था। और अभी वो चाहत को ऐसे देखता है तो वो भी शौक सा रह जाता है। वही चाहत उसका हाथ पकड़ती है और खड़ी होती है। वही वो दोनों एक दूसरे को देखकर पहले थोड़ी देर हैरान रहते हैं, फिर चाहत एक खुशी से उछलते हुए ही कुलदीप के गले लग जाती है और चाहत बोली, अंडस को तुम इतने टाइम बाद तुम यहाँ पर, इतना बड़ा सरप्राइज दिया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम हो। वही वो सामने वाला इंसान यानी कि कुलदीप उसे अपने गले से लगाते हुए बोला, अंडस को मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे ऐसे मिलोगे, मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए तुम्हारे घर ही आ रहा था। वही चाहती उसे गले लगे हुए थी और उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, आखिर इसका बेस्ट फ्रेंड जो था। वही चाहत उससे अलग होती है और बोली, अंडस को चलो अब चलते हैं घर। तभी वो कुलदीप बोला, अंडस को हाँ चलो, वैसे भी अभी मेरे पापा और बाकी सब लोग बाहर गए हुए हैं तो मैं तो पापा ने बोला है तुम्हारे घर रहने के लिए, इसलिए मेरी अंकल से बात हो चुकी है।
वही इतना सुनते ही चाहत और ज्यादा खुश हो जाती है और बोल अंडरस्को फिर तो मजे ही मजे हैं, चलो चलते हैं। इतना बोलकर वो आगे बढ़ जाती हैं। तभी कुलदीप बोला अंडरस्को हाँ चलो एक कार में ही चलते हैं, मेरी कार मेरा ड्राइवर ले जाएगा। इतना बोलकर वो दोनों एक कार में आकर बैठ जाते हैं और फिर से वो सिंघानिया मेंशन की तरफ निकल जाते हैं। वही चाहत इन कुछ पलों में उसके साथ जो हुआ वो भूल ही चुकी थी। वही वो दोनों कार में बैठते हैं और कुलदीप कार स्टार्ट करता है और कार आगे बढ़ा देता है। वही कुलदीप चाहत को देखते हुए ही बोला अंडरस्को चाहत वायार तुम अकेली इस सुनसान रास्ते से गुजर रही थी और यह सब कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ, ये सब कुछ क्या था और कौन थे वो लोग? वही चाहत के चेहरे पर जो खुशी थी वो सब कुछ भूल चुकी थी। वो एक पल में ही उसे याद आ जाता है और वह कुलदीप को देखते हुए ही बोली अंडरस्को मुझे पता नहीं क्या था और यह सब लोग कौन थे और क्यों ऐसे मेरे साथ कर रहे थे, मुझे धमकी क्यों दे रहे थे, मुझे पता ही नहीं है। इतना बोलते हुए उसकी आवाज़ थोड़ी रूंध चुकी थी। वही कुलदीप जब उसकी ऐसी आवाज़ सुनता है तो वह अपने मन में सोचता है कि अब चाहत को और ज़्यादा वह सब कुछ याद नहीं दिलाना और उसे मायूस नहीं करना। इतना सोचते हुए ही वो कुछ सोचकर बोला अंडरस्को वैसे तुम्हारा खड़ूस पति कैसा है और मेरा लिटिल चैम्प क्या कर रहा है? इतना सुनते ही चाहत के चेहरे पर एक स्माइल जाती है और वो बोली अंडरस्को और अब मेरे पति को खड़ूस मत बोलो, वो बहुत अच्छा है। वही इतना सुनते ही कुलदीप चाहत को देखते हुए ही उसे टीज करते हुए ही बोला अंडरस्को ओए होए तो अब वो बहुत अच्छे हो गए और वाह क्या बात है, पहले तो बहुत बुराई करती थी और उसे खड़ूस पागल नालायक पता नहीं क्या क्या बोलती थी और अभी वो तुम्हारे पति हो गए। कुलदीप चाहत को टीज कर रहा था, उसके टीज करने से चाहत शर्मा सी जाती हैं और वो दोनों ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर वो दोनों ही घर के में गेट से करके अंदर आते हैं और वही तभी सामने उन दोनों को साथ आते हुए देखकर सामने से आ रहा मृत्युंजय जो घर पर अपनी फाइल भूल गया था वो लेने के लिए आया था और वो अभी फाइल लेकर बाहर निकलने ही वाला था कि तभी सामने से आ रही चाहत और कुलदीप को ऐसे साथ दिखता है तो वो वहीं रुक जाता है और कुलदीप को ऐसे चाहत के साथ हंसते देखकर मृत्युंजय की आंखें गहरी हो जाती हैं और वह घुरधर कर कुलदीप को देखने लगता है। वही कुलदीप और चाहत दोनों को साथ में देखकर मृत्युंजय कुलदीप और चाहत दोनों को घूरने लगता है। उसे बहुत ही ज्यादा उन दोनों को देखकर अपने अंदर एक जलन महसूस हो रही थी। वो उन दोनों को ही घूर रहा था। वही चाहत हंसते मुस्कुराते हुए ही कुलदीप का हाथ पकड़ती है और उसे हॉल में ले जाकर सब लोग बैठे थे उसी तरफ ले जाती है। वही मृत्युंजय सीडीओ के पास अभी भी खड़ा हुआ था। वही मृत्युंजय चाहत और कुलदीप को जब हाथ पकड़े हुए देखता है तो वह अपने हाथों की मुठिया कस लेता है और उन दोनों के हाथ को घूरने लगता है। वही चाहत को पता नहीं था कि मृत्युंजय उन दोनों को ही घूर रहा है। वो तो बेकीकर होकर अभी भी हंसते हुए ही कुलदीप को हॉल में ले जाती है। हॉल में सब लोगों के पास कुलदीप को ले जाकर चाहत बोली अंडरस्को देखिए बड़ी माँ और बाकी सब लोग भी देखिए कौन आया है हमारे घर। फिर वो सामने कुलदीप खड़ा करते हुए बोली अंडरस्को ये मेहमान आए हैं। इतना सुनते सब लोग सामने को देखने लगते हैं और कुलदीप को देखकर सब खुश हो जाते हैं। वही कुलदीप को सब लोग जानते थे क्योंकि कुलदीप मृत्युंजय के पापा का दोस्त का बेटा था और वैसे भी चाहत का बेस्ट फ्रेंड भी था। वो बहुत बार इस घर में आ चुका था इसलिए सब लोगों बहुत अच्छे से पहचानते थे। शालिनी जी खड़े होते हुए बोली अंडरस्को कुलदीप बेटा आओ आओ वो तुम्हारा इंतजार था, तुम्हारे पापा ने हमें कॉल किया था। वही इतना सुनते ही कुलदीप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है और बोला अंडरस्को बस आ गया मैं। इतना बोलकर वो आगे बढ़कर शालिनी जी के पैर छूता है और उसके आशीर्वाद लेकर उसे गले लगाता है। वही मीना जी भी उसे गले लगाती हैं और वैसे ही वो सब लोगों से मिलता है। कुलदीप सब लोगों को से मिलने के बाद शालिनी जी के पास आकर बैठ जाता है और बातें करने लगता है। वही चाहत भी शालिनी जी के दूसरे साइड बैठ जाती हैं एम और कुलदीप के बारे में बातें करने लगती हैं। वही मृत्युंजय को तो जैसे सब लोगों ने इग्नोर कर दिया था, वह बेचारा तो वहीं पर ही खड़ा हुआ उन सबको ही देख रहा था। तभी कुलदीप की नज़र अचानक से ही मृत्युंजय के ऊपर चली जाती है और वो मुस्कुराते हुए मृत्युंजय को देखते हुए बोला अंडरस्को अरे मृत्युंजय तू। इतना बोलते हुए वो खुशी से खड़ा होता है और आगे बढ़ जाता है। वही मृत्युंजय भी आगे बढ़ जाता है और फिर वह भी अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लिए हुए ही वो कुलदीप के गले जाकर लग जाता है।
वही मृत्युंजय कुलदीप को गले लगाते हुए ही बोला, अंडरस्को वैसे कैसे आना हुआ, यहाँ पर रुकने वाले हो क्या? इतना सुनते ही कुलदीप मृत्युंजय से अलग होता है और उससे अजीब नजरों से देखने लगता है। तभी मृत्युंजय अपनी बात को ठीक करते हुए बोला, अंडरस्को आई मीन टू से कि मेरी बात का मतलब है कि तुम अचानक कैसे सरप्राइज दोगे, पता नहीं था, अचानक से आ गए ना इसलिए। इतना सुनते ही कुलदीप मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को अरे हाँ, वो बहुत टाइम हो गया तुम सबके पास आए और यहाँ पर रहे, इसीलिए आ गया तुम सबसे मिलने, और सबसे ज्यादा तो चाहत के लिए ही। इतना बोलते हुए वो चाहत को देखने लगता है। वही कुलदीप की नज़रें जब चाहत पर जाती हैं तो चाहत भी मुस्कुराते हुए इन दोनों को ही देख रही थी। वही मृत्युंजय का तो खून खौल रहा था, उसे जलन हो रही थी और वो अपने जलन को दबा नहीं पा रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि वो गुस्सा ना करे, लेकिन उसकी जलन उसे हद से ज्यादा हो रही थी। वही मृत्युंजय बोला, अंडरस्को चलो साथ में बैठे टी हैं। कुलदीप भी उस हुए ही बोला, अंडरस्को हाँ चलो चलते हैं। तभी कुलदीप मृत्युंजय के हाथ में फाइल को देखते हुए बोला, अंडरस्को अगर तुम ऑफिस के कुछ जरूरी काम से आए हो तो तुम जा सकते हो, हम शाम को बैठेंगे आराम से। इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला, अंडरस्को हाँ तुम सच कह रहे हो, मुझे एक मीटिंग में जाना था इसलिए मैं ये फाइल लेने के लिए आया था। कुलदीप बोला, अंडरस्को अरे तो तुम जाओ ना, अपनी मीटिंग कंप्लीट करके आओ और फिर हम सब लोग आराम से साथ में बैठेंगे। इतना सुनते ही मृत्युंजय दिमाग में ख्याल आने लगते हैं कि कहीं कुलदीप उसकी वाइफ के साथ अकेले में टाइम बिताएगा और उसके साथ हंसकर बातें करेगा, और फिर कहीं कुलदीप उसकी वाइफ को पटा कर ले गया तो ऐसे उटपटांग ख्याल आज उसके दिमाग में चल रहे थे। ऐसे बेकार ख्याल कभी मृत्युंजय सिंघानिया के दिमाग में आते ही एने चाहिए, लेकिन फिलहाल वो एक पॉसेसिव हस्बैंड बना हुआ था, जिससे अपनी वाइफ को किसी को भी शेयर करना पसंद नहीं था, और ना ही कभी उसकी वाइफ के साथ कोई भी हंसते मुस्कुराते हुए उससे बात करे या फिर उसे टच करे, ऐसा पसंद नहीं था। मृत्युंजय कुलदीप को देखते हुए बोला, अंडरस्को अरे इतनी भी खास एने चाहिए है या, चलो साथ में बैठते हैं और फिर साथ में लंच भी करेंगे। इतना ना बोलकर वो आगे बढ़ जाता है और चाहत के पास जाकर बैठ जाता है, और वही चाहत मृत्युंजय को देखते हुए एक स्माइल करती है। वही तभी कुलदीप भी शालिनी जी के साइड में बैठ जाता है। वही चाहत फिर से बातें करने लगती हैं और अपने पुराने बातों को याद करते हुए वो दोनों ही पुरानी यादों में खोए हुए थे और अपने ही धुन में लगे हुए थे और अपनी बातें कर रहे थे। वही सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। वही मृत्युंजय चाहत को देख रहा था और फिर जब उसे इतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता और उसे हद से ज्यादा जलन होने लगती है तो वह खड़ा होता है और फिर चाहत को देखते हुए बोला, अंडरस्को वह मेरी एक इम्पॉर्टेंट फाइल नहीं मिल रही है जो मुझे मीटिंग के लिए जो चाहिए, तो तुम आकर मुझे दे दो। वही इतना सुनते ही चाहत अपने आईब्रो चढ़ाते हुए ही बोली, अंडरस्को वही कबर्ड होगी। वही मृत्युंजय चाहत को देखते हुए ही बोला, अंडरस्को क्यों, तुम आकर दोगी तो कोई तुम्हें प्रॉब्लम होगा। वही इतना सुनते ही चाहत हैरानी से मृत्युंजय को देखने लगती है, क्योंकि मृत्युंजय कभी भी ऐसे तो बर्ताव नहीं करता था। आज पता नहीं उसे कुछ अलग ही रोग लगा हुआ था। वही चाहत बोली, अंडरस्को ठीक है, चलो मैं चलती हूँ, तुम चलो मैं आती हूँ। इतना सुनते ही मृत्युंजय आगे बढ़ जाता है। वही कुलदीप चाहत को देखते हुए ही बोला, हाँ चाहत, उसे जो फाइल चाहिए वो देकर आओ, फिर बाद में बैठते हैं आराम से। वही चाहत भी अपना सिर हिलाते हुए खड़े होते हैं, आगे बढ़ जाती हैं। वही मृत्युंजय अपने कमरे में जाकर इधर से उधर टहलने लगता है, उसे कहीं चैन नहीं पड़ रहा था। वही चाहत कमरे में आकर मृत्युंजय को देखते हुए ही बोली, अंडरस्को क्या हुआ, क्यों परेशान लग रहे हो? कुछ वो इतना ही बोली थी कि तभी मृत्युंजय चाहत को एक झटके में ही उसके दोनों हाथों से पकड़ता है और उसे दीवार से लगा देता है। वही चाहत तो हैरानी से एकदम ही सुन्नसी से रह गई 2 पल के लिए। फिर वो मृत्युंजय को देखते हुए बोली, अंडरस्को क्या हुआ, तुम पागल हो गई हो क्या, ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? इतना सुनते ही मृत्युंजय चाहत को देखते हुए उसकी आंखों में उसके बेहद करीब जाकर उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर बोला, अंडरस्को कुलदीप से दूर रहो और उसे इतना ज्यादा हंसी ठिठोली करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पसंद तुम इतनी ज्यादा उससे करीब रहती हो और उससे बातें करते हो तो। इतना सुनते ही चाहत में मृत्युंजय के साइन पर हाथ रखते हुए ही उसके सीने पर हाथ फिरते हुए बड़ी अदाओं के साथ बोली, अंडरस्को अच्छा वह मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है और उसे तुम भी जानते हो कि वह मेरा क्या लगता है।
वो मेरा बचपन का दोस्त है, हम ऐसे ही साथ में ही बड़े हुए हैं, तो फिर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तभी मृत्युंजय चाहत को कमर से पकड़कर उसे देखते हुए ही बोला, अंडस्को मुझे नहीं पता वो तुम्हारे लिए क्या है और क्यों है, और तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी तुम उसके ऐसे करीब नहीं जाओगी और ना ही उससे हंस हंस कर बात करोगी। उससे दूरी बनाकर रखो और उसको अपने घर चले जाने को बोल देना। मुझे नहीं पसंद कि वो मेरे घर पर रहे। इतना सुनते ही चाहत अपनी आईब्रो चढ़ते हुए बोली, अंडस्को क्या तुमने अपनी दोस्त आन्या को बोला कभी कि वो अपने घर चली जाए? वो भी कितने टाइम से यहाँ पर रह रही है ना, फिर भी तुमने कभी उसे बोला कि वो अपने घर चली जाए, यहाँ से दूर चली जाए या फिर तुम्हारे करीब ना आए? तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, होली के दिन तुमने क्या बोला था वो सब कुछ की है। आन्या वह तुम्हारी दोस्त है तो मुझे तुम्हारी दोस्त से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुमने बोला था कि तुम्हें भी फिर मेरे दोस्तों से प्रॉब्लम नहीं होनी होगी, इसलिए अब तुम मुझे कुछ नहीं बोल सकते। समझ में आए मिस्टर सिंघानिया बात? वही चाहत की ऐसी बात सुनकर तो मृत्युंजय एकदम हैरान हो जाता है और वह मुंह खोले चाहत को देखने लगता है कि चाहत ने कैसे उसे उल्टा जवाब दे दिया था और उसे ही उसकी ही झल में फंसा दिया था। वही चाहत मृत्युंजय को ऐसे देखकर उसका मुंह बंद करते हुए बोली, अंडस्को अब दूर हटो, चाय बनाने जाना है मुझे, मेरे हाथ की चाय कुलदीप की फेवरेट है। इतना बोलकर वो आगे बढ़ जाती है। तभी इतना सुनकर मृत्युंजय पीछे से ही चाहत का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वही चाहत की पीठ मृत्युंजय के सीने से टकरा जाती है। मृत्युंजय चाहत को पीछे से ही अपनी बाहों में भर लेता है और उसे अपने बेहद करीब करते हुए उसके कंधों पर हाथ रखकर उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए ही बोला, अंडस्को तो तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना? इतना सुनते ही चाहत अपने आंखें ऊपर उठकर सामने देखने लगती है और वो एक तक सामने ही देखती ही रह जाती है। तभी मृत्युंजय अपने होंठ चाहत के गले पर कहलाते हुए बोला, अंडस्को तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना, और ना ही मुझे कभी धोखा दोगी, तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना? ऐसा सवाल सुनकर चाहत मृत्युंजय के हाथों पर अपने हाथ रखते हुए ही बोली, अंडस्को शायद तुम्हें जलन हो रही है इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें क्या हो गया है, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने अपने प्यार का इजहार भी किया है, और ना ही मैं तुम्हें कभी छोड़कर जाऊंगी और ना ही कभी तुम अगर मुझे छोड़ने पर आए फिर भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय एक राहत की सांस लेता है, वरना वह तो आज इतना पजेसिव हो गया था कि जिसे उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी को कोई उसे छीन कर ले जा रहा है। वही कुछ पल बाद चाहत बोली, अंडस्को अब मुझे छोड़ो, मुझे चाय बनानी है। तभी मृत्युंजय चाहत को देखते हुए ही उसके गले को चूमता है और वही चाहत अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही तभी मृत्युंजय एक दो बार वहां पर किस करके उससे दूर होता है और चाहत को देखते हुए ही बोला, अंडस्को मेरी शर्ट निकालो, दूसरी कोई अच्छी वाली, वह मुझे मीटिंग में जाना है और वैसे भी मुझे देर हो जाएगी, तो तुम शर्ट निकाल दो। वही चाहता अपने आप को संभालती है और फिर मृत्युंजय को देखकर अपना सिर हिलाते हुए ही वो आगे बढ़कर कपबोर्ड के पास आ जाती है। वही मृत्युंजय चाहत को देखते हुए अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है और वह अपने शर्ट के बटन खोलते हुए ही वो चाहत को ही अभी भी देख रहा था। मृत्युंजय अपनी शर्ट उतार देता है और बेड पर फेंक देता है। वही चाहत जब शर्ट लेकर मुड़ती है और जब सामने मृत्युंजय को देखती है तो वो मुंह खोले मृत्युंजय को देखते ही रह जाती है और वो मृत्युंजय को शर्टलेस देखकर उसे ऐसे देख रही थी जैसे कि मृत्युंजय को आज वो पहली बार शर्टलेस देख रही हो। वही मृत्युंजय की बॉडी परफेक्ट थी, सिक्स पैक्स और जिम में बनाई हुई बॉडी परफेक्ट लग रहा था और वो इतना हैंडसम और वोट लग रहा था जैसे अभी वहां पर गर्मी का माहौल हो। सच में टंग आउट गर्मी का माहौल बन चुका ऐसा वो हॉट फायर लग रहा था और इस हॉटनेस को देखते ही चाहत का मुंह खुला का खुला रह गया था। वही मृत्युंजय आगे बढ़कर चाहत का मुंह बंद करता है और चाहत को देखते हुए ही एक डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हारा ही हूं, तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकती हो। इतना बोलकर मृत्युंजय चाहत का एक हाथ उठाता है और उसे अपने सीने पर रख देता है। वही चाहत एक पल में होश में आती है और वो जल्दी से अपना हाथ पीछे हटते हुए मृत्युंजय को देखते हुए ही बोले, अंडस्को बेशर्म कहीं के, शर्म नाम की चीज नहीं है क्या तुमने? इतना सुनते ही मृत्युंजय एक डेविल स्माइल करने लगता है और वो हंसते हुए ही बोला, अंडस्को वाइफी के सामने भला कौन शर्म करता है? इतना बोलते हुए ही वो उसे एक आंख मार देता है। वही चाहत का मुंह फिर से मुंह खुला का खुला रह जाता है।
फिर मृत्युंजय चाहत की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करते हुए ही बोला, अंडस्को तुम ऐसी नज़रों से देख रही हो तो तुम चाहो तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट टाइम तक स्टे ट्यून्ड।